नमस्कार। लाउड इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारे साथ ग्रेट एडिटर्स की सीरीज में श्री जगदीश चंद्र जी को। और जगदीश चंद्र जी के परिचय में मैंने लिखा कि एक ऐसा शख्स जो बिल्कुल चांद पे जैसे नील आर्मस्ट्रांग उतरे थे, वैसे ही जगदीश चंद्र जी जर्नलिज्म में उतरे। इन्होंने इसके पहले कोई जर्नलिज्म का काम किया हो पता नहीं, जब ये आए सीधे रामोजी राव जी के संपर्क में, और इन्होंने कमाल कर दिया। उस हिंदी चैनलों की दुनिया में जिसमें इतने महारथी लोग जमे हुए थे, इतने समझदार लोग अपने दिमाग से खेल कर रहे थे, उसमें एक शख्स आया और उसने सबको धीरे धीरे 2 साल के भीतर धराशायी कर दिया। और कैसे कर दिया? अपनी मेहनत, अपनी हिम्मत, अपनी कल्पनाशीलता से। जगदीश जी, आपका स्वागत है। अभी मैं जानना ये चाहूंगा आपसे, आप जगदीश चंद्रा नाम के शख्स को कैसे एनालाइज करते हैं? उसकी जर्नी को आप कैसे देखते हैं? उसके थॉट प्रोसेस को आप कैसे देखते हैं? और उसमें ये हिम्मत कहां से आई कि वो सीधे सरकारी नौकरी से और पत्रकारिता में वो शख्स कूद पड़ा? तो आप जरा उस व्यक्ति को एनालाइज कीजिए जिसका नाम जगदीश चंद्रा है। आपके सवाल के 2 उत्तर हैं, 2 भाग हैं। पहला भाग है मैं स्वयं को अपने बारे में कैसा महसूस करता हूँ, कैसा सोचता हूँ, क्या करता हूँ। तो मैं अपनी तारीफ अगर खुद करूँ तो माँ बाप के आशीर्वाद से मैं अपने आप को भारत के 1 करोड़ जो गुदड़ी के लाल हैं या 138 करोड़ हैं, उसमें से 1 गुदड़ी का लाल मानता हूँ स्वयं को। ग्रास रूट जिसे कहते हैं, सन ऑफ द सॉइल जो कहते हैं, अपने आप को मानता हूँ। और उसी परिभाषा में, उसी गाँव से निकल के शहर में आके, कस्बे में आकर के आगे बढ़ने की जो बात है, स्वयं को मैं एक ऐसा मानता हूँ कि माँ बाप के आशीर्वाद से, अपनी मेहनत से, लगन से, स्ट्रैटेजी से और आप जैसे मित्रों की दुआ से, और जो जिन लोगों ने जीवन में आगे बढ़ाया, गॉड फादर्स लाइक श्री रामोजी राव, रिलायंस, इन सब लोगों ने जो आगे बढ़ाया, जहाँ पे डॉक्टर सुभाष चंद्रा, उन सब प्रति मैं आभार मानता हूँ। और मैं ऐसा मानता हूँ कि बेसिकली क्या है कि सक्सेस इज ए कंबाइन ऑफ लक, अपॉर्चुनिटी एंड हार्ड वर्क। इन तीनों पे मैंने बिलीव किया। हार्ड वर्क मैं करता हूँ। नॉर्मली मेरा वर्किंग आवर्स ऐसा रहता है कि सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक, तो करीब 17 घंटे में काम करता हूँ। 15-20 साल से ऐसा ही कर रहा हूँ। जो है ज्योतिष की जो बात है, लक की, मैंने आपसे कही है भाग्य, तो भाग्य में देखता हूँ 12 से सुबह 7 बजे के बीच में। पंडित पाठ पूजा सब मैं देखता हूँ लोगों की सेलेक्टिवली। जो क्राइसिस है, तो भारत की जो परंपरा है, विरासत में मिला है कि ये पूजा कर लो, ये भगवान के मंदिर में ये चढ़ा दो, ये उतार दो, ये कर दो, ये सब मैं भी करता हूँ। और सब जो देश में क्या है, क्योंकि कंबाइन है, कोई भी फैक्टर काम कर जाए। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरा जो जीवन है, या जो पर्सनैलिटी है, या जो कैरेक्टर है, प्रोफाइल है, वो एक कंबाइन है इन सब चीज़ों का, एक कॉकटेल है इन सब चीज़ों का, इन ए वे। और वो कॉकटेल जो नॉर्मली चीज़ों को सक्सेस की तरफ ले जाते हैं एट द एंड ऑफ द डे। क्योंकि ये तय है बात, एक बार जब कुछ चीज़ ठान लेते हैं, तय कर लेते हैं, जो कहते हैं चिड़िया की आँख। तो ये सारी कहानी में क्या, एक टारगेट तय करना बहुत ज़रूरी है हर किसी चीज़ का। अब मुझे कहते हुए गर्व है कि ईश्वर ने बड़ा साथ दिया कि जब भी मैंने कोई लक्ष्य तय किया, नौकरी में थे तो आमतौर पे पोस्टिंग का लक्ष्य रहता है, आप देखते हैं, कोई छिपा नहीं आपसे, जो है कि मुझे यहाँ जाना है। तो कई बार तो ऐसा हुआ कि जहाँ जाना है वहां तक पहुंचने में 2-2.5 साल लग गए, और जहाँ गए वहाँ 1 साल में हट गए। तो 2.5 साल प्रयास करके गए, और जहाँ गए वहाँ 1 साल बाद हट गए किसी भी कारण से। ठीक है, भाग्य, लक लाइन, ये जो है। लेकिन जो लक्ष्य है ना, लक्ष्य पाने के 2.5 साल लगाए। मान लीजिए कि एक आपका पोस्टिंग कहीं साइड लाइन, नौकरी में देखिए साइड लाइन इंपॉर्टेंस है, पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ द गेम है। तो एक आप मान लीजिए आपको कहीं लगा दिया डेजर्ट डेवलपमेंट में, कहीं भेड़ून में, कहीं ऐसे कहीं आपको लगा दिया, और वहां से आप निकलना चाहते हैं। तो अब तो जमाना कुछ बदल गया है। तो पहले बड़े प्रयास होते थे, पोस्टिंग सिविल नेताओं की चला भी करती थी। तो हमारे जमाने में क्या होता था कि ट्रंक कॉल सिस्टम था। मैं विषय से भटक रहा हूँ, लेकिन इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ आपको जो है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारा पोस्टिंग जैसलमेर हो गया फॉर ए मोमेंट, या जोधपुर हो गया, अब हमें जयपुर लौट के आना जो है। तो 2.5 साल तक हम ना ट्रंक कॉल करते रहेंगे वहां से, अमुक नेता को, अमुक मिनिस्टर को, एमएलए को, गॉड फादर को। और कभी कभी भाग्य में नहीं होता तो परिणाम नहीं निकलता है। तो एक बार तो ऐसा हुआ कि एक पोस्टिंग को बदलने में 2.5 साल लग गए उसको, और जहाँ गए मन इच्छा के हिसाब से वहाँ साल भर में चल दी वहां से जो है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि लक्ष्य को तय करना, उस तक पहुंचना। और कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन लोकतंत्र में प्रैक्टिकल भाषा में कि साम दाम दंड भेद से चलना।
जिसे कहते हैं। और ऐसा कोई बड़ा अनैतिक काम मैंने नहीं किया इस प्रोसेस से गुजरते हुए, साम दाम दंड भेद में, लेकिन एक पैकेज है। तो लाइफ क्या है मेरी निगाह में, एक पैकेज है, एक कंबाइन ऑफ सो मेनी फैक्टर्स, कंबाइन ऑफ सक्सेस फेलियर्स। और कभी कभी क्या होता है, आई सेलिब्रेट माई फेलियर्स आल्सो। लेकिन इस सबके साथ साथ जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लक में अगर कोई चीज नहीं है, भाग्य में नहीं है, तो फिर बहुत मुश्किल है। लेकिन ये सोच के हम एफर्ट नहीं छोड़ सकते, लक्ष्य एक्चुअली की आंख तय करना नहीं छोड़ सकते, उस तक दौड़ना नहीं छोड़ सकते। एक बहुत रिसेंटली जीवन में घटना हुई, एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जी आने वाली थी, मुझे बुलाया, मैं एक आदमी से मिला, जो सही आदमी था उसका अगला था वो नेक्स्ट लेवल, उससे मैं नहीं मिल पाया, वो व्यक्ति कहीं चला गया। जिससे मिला उसने उस व्यक्ति को रेफर नहीं किया मेरा कैंडिडेचर को, या मेरा नाम को, या मेरा भी ये व्यक्ति उपयुक्त है इस जिम्मेदारी के लिए, ठीक है। तो वो गैप हो गया हम दोनों में। तो कोई तीसरा व्यक्ति उस व्यक्ति ने लगा दिया जो व्यक्ति इसके लिए अधिकृत था, जो मुझे नहीं मिल पाया था, और तीसरा व्यक्ति लग गया वहां, मीन्स दूसरा व्यक्ति लग गया वहां पे जो है। तो एक दिन मुझे मिले अचानक वो वाले व्यक्ति जिनको मिल नहीं पाया था अभी कुछ महीने पहले। तो मैंने कहा आपसे मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने कहा, उनका किस बात की मुलाकात? हमने कहा ऐसे ऐसे आए थे आपके शहर में और ऐसे ऐसे था, अमुक से मिले, आपसे नहीं मिल पाया। उनका कमाल हुआ, आप इस पद के लिए इच्छुक थे, जिम्मेदारी इच्छुक था, हमें मालूम ही नहीं। अगर ये मालूम होता तो आपसे बेहतर व्यक्ति कौन है हमारे आज? उनकी जो रिक्वायरमेंट थी, जो उनका सेटअप था, रीजनल नेशनल जो भी कुछ कहिए उनको ही है। तो बड़ा उन्हें प्रश्चित हुआ कि आप तो 1 रुपए के आदमी, आप तो 1 रुपए सैलरी लेते हैं। तो अगर आप हमें मिल लेते उस दिन, तो हम आपको मनुहार करके लेके जाते, कुर्सी पे बैठाते, और 2 करोड़ उसी दिन बचा लेते जिस दिन आप बैठते। हम सीईओ को 2 करोड़ देते हैं नॉर्मली जो है। तो क्योंकि क्या होता है कि भाग्य होता है, और मन ऐसे आ गया था एक बार कि चलो ठीक है, जीवन की ढलती शाम में एक जिम्मेदारी और करते हैं फर्स्ट इंडिया के साथ साथ, मजा आएगा, थ्रिल आएगा जो है ये। तो कोई चूक जाते हैं ऐसे। तो उस व्यक्ति का प्रायश्चित आज तक है कि देखिए आप मिले नहीं, अब नए व्यक्ति को लगाया तो समय देना पड़ेगा, उसे समय देना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। तो आई अपॉर्चुनिटी चली गई। तो कुल मिला के कहने का मतलब, मैं जीवन को ऐसे देखता हूँ, जीवन को एक पैकेज के रूप में मैं देखता हूँ, और एफर्ट, लक, अपॉर्चुनिटी उस सबके हिसाब से मैं उसको देखता हूँ। लेकिन कभी कभी जब सक्सेस नहीं मिलती तो फिर भाग्य के सामने आत्मसमर्पण कर देता हूँ कि ईश्वर मेरे भाग्य में नहीं था, शायद यही मेरे हित में होगा। 1 सेकेंड पार्ट आपका है कि सरकारी नौकरी छोड़ के ऐसा मीडिया में कैसे कूदे, जंप किए, कैसा क्या साहस दुस्साहस क्या हुआ इसमें जो है। तो उसमें क्या है कि पत्रकारिता में रुचि रही, मैंने पत्रकारिता को वेंचर नहीं किया, कोई उपक्रम नहीं किया पत्रकारिता का। आप जैसे दोस्तों से 20 साल से लगाव रहा, और कई मित्र तो मुझे अभी भी, हमारे मित्र हैं संजीव श्रीवास्तव, तो मुझे कहते हैं भी आप मीडिया में स्टोरियां तो है ना 30 साल से प्लांट कर रहे हैं, जब से आप नौकरी में थे आपको इनको स्टोरी लेके आते थे, कभी मिनिस्टर की, कभी किसी की, कभी खुद की, XYZ जो है। तो मीडिया से आपके संस्कार तो थे जुड़े हुए, लेकिन ये ऑफिशियली या ऑन रिकॉर्ड कोई मीडिया कोई जिम्मेदारी का रोल मैंने नहीं किया। मैं कभी DPR नहीं रहा, मैं संपादक नहीं रहा, और न कभी ऐसा प्लान किया था कैरियर के रूप में। अब क्या हुआ कि 2008 में जब मैं 58 साल का था, मैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पोस्ट पे था, महत्वपूर्ण पद पे लगा हुआ था। लगभग मेरे 2 साल 20 महीने के आसपास बचे हुए थे, क्योंकि 60 साल में रिटायरमेंट होता है जो है। तो हम चल रहे थे अपनी मस्ती में, ठीक है भी गाड़ी घोड़े में मगन होता है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, हम भी मगन थे, जा रहे हैं, आ रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, वर्दी वाले लोग आते हैं, आपको सलाम कर रहे हैं। क्योंकि 1-2 पद ऐसे IAS में भी जो आपको आर्मी का एहसास देते हैं, वर्दी वाला आदमी आपको सलाम करता है, तो आपको लगता है कि आप सेना में है, सेना की वेशभूषा में, एक थ्रिल आपको देता है इन्हें। अभी मैं देख रहा था चाइना के राष्ट्रपति खुद सेना की वर्दी पहन के जीप पे खड़े होकर जा रहे हैं। तो वो जो उनका मोमेंट है जीप में खड़े जाने का, वो कभी उनको दुस्साहस के लिए प्रेरित कर सकता है। अपने उस पिनक के अंदर, अपने उसके अंदर, आई एम द आर्मी चीफ, ठीक है, अटैक इंडिया और अटैक बॉर्डर है, वो एक अलग उसका एंगल है। तो वस्त्र की वेशभूषा भी आदमी को कभी कोई से फैसलों प्रभावित करती है, वो एक अलग मुद्दा है कहने का। लेकिन खैर, तो मैं था उस पद पे, तो मैंने सोचा नहीं था, बस एक ध्यान आती थी कि रिटायर होना 2 साल बाद। अभी अपन यंग है फिजिकली, मैं 71 हूँ, आई वॉज नेवर सो यंग एज आई एम टूडे। अपना अपना विचार है, अपना अपना स्टेट ऑफ माइंड है, अपनी फिजिकल फिटनेस है, ईश्वर की कृपा है, दैट वे जो है। तो मुझे उसमें 58 में लगा कि भाई आपने वो नौकरी ऐसी देखनी है, इसके बाद में क्या करना है। मैं सोच ही रहा था, इतने में घटना घटित हुई। मेरे पड़ोस में एक सज्जन IAS से रिटायर हो गए, ये किस्सा मैं कई लोगों को सुना चुका हूँ। तो वो आए एक दिन कि अपने पड़ोस का आदमी मुझे नमस्ते नहीं कहता। हमने कहा पहले कहता था कि हाँ, तो हमने कहा अब नहीं कहता कि हाँ नहीं कहता। हमने बुलाया पड़ोसी को, वैसा क्यों करते हो?
उसने कहा मुझे क्यों बुलाया? आज का जो आरटीआई का जमाना है ना, और जो मीडिया की स्वतंत्रता, सोशल मीडिया, तो व्यक्ति पूछ लेता है मुझे क्यों बुलाया आपने, मुझे सम्मन नहीं भेजा आपने, आप कोई थानेदार नहीं है क्या, क्यों बुलाया मुझे? हमने कहा भाई इस गली के थानेदार हैं नैतिक रूप से, जो मान लीजिए, इसलिए इसलिए हमने बुलाया भाई, अब चाय पियो, बैठो, बात करो यार, क्या बात है। तो उसने कहा सच्चाई सुनना चाहते हैं? मैंने कहा कहिए। कौन सा रिटायर्ड आदमी को नमस्ते करने का मन नहीं करता? ठीक है, तो हिरोशिमा का परमाणु बम जैसा गिरा था, एक परमाणु बम मेरे सिर पे गिरा उस दिन। यार ये क्या हुआ? और मुझे लगा अपनी मौत निकट है, 20 महीने बाद अपन इसी मौत में हैं, इसी सार्वजनिक अपमान में। और फिर मुझे लगा कि जितने बड़े पद से व्यक्ति रिटायर होता है उसकी मौत सार्वजनिक जीवन में उतनी ही बड़ी होती है। मुख्यमंत्री को देखिए, इंडिया के मुख्यमंत्री, यूनियन मिनिस्टर्स, इनका तो हार्ट विदेशों में जाके इसकी स्टडी होनी चाहिए कि इनका पत्थर का दिल है कैसा, ये कैसे बर्दाश्त करते हैं उस अकेलेपन को, उस अपमान को, उस अपेक्षा को, साइड लाइन को। तो वो तो एक अलग विषय है। भारत का राजनेता 5 साल तक मुख्यमंत्री नहीं रहता, फिर आके वहीं बैठ जाता है पाकिस्तान में। तो जो 5 साल नहीं रहता है वो कैसे उसका जीवन बीतता होगा, क्योंकि पब्लिक की टेंडेंसी है, जब तक आप बहुत ऐसे लोकप्रिय नहीं हो, अशोक गहलोत की तरह राजस्थान में कि हार गए चुनाव, उसके बाद भी पार्टी हार गई, उसके बाद भी आप एक होटल में शाम खाना खाने गए परिवार के साथ, तो 200 लोग आपके लिए खड़े हैं, और तो एक्सेप्शन है, देखिए हर स्टेट में आपको कहीं के मिलेंगे इस तरह से, अदरवाइज तो बड़ा एकांत जीवन होता है। तो मुझे वो भय दिखा, तो हमने चीफ मिनिस्टर से जाके कहा भी हमें मुक्ति दीजिए अभी। तो उनका क्या हुआ, आपको पद अच्छा नहीं लग रहा, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को छोड़ के जाता। हमने कहा सर वो ठीक है कहना आपका, लेकिन हमें ऐसी नौकरी में जाना जहां कभी रिटायर ही नहीं। तो पूछा दोस्तों से, आप जैसे राजन छापड़ा दोस्त जो है कि क्या करें। उन्होंने कहा भी देखिए आप चाहते क्या है रिटायरमेंट के बाद, मैंडेट क्या है? हमने कहा मैंडेट रिटायरमेंट के बाद का ये है, रीजनेबली बिजी, मतलब 10 से 1 बजे तक आप काम करें, विद रीजनेबल रिकॉग्निशन। उसका मतलब लोग आपको आंख नहीं छुड़ाएं, वो नमस्ते वाला आदमी नमस्ते जरूर करे जाते आते हुए, बस इतना सा चाहिए उसके अंदर जो है। तो हमने सोचा कहाँ होगा, उनका इंडिया में पावर तो 2 ही जगह है, सरकार में या मीडिया में। सरकार आप कर चुके हैं, मीडिया में आइए। हमने कहा ठीक है, एक फैसला हो गया मीडिया में आना अपने सर्वाइवल के लिए। अब मीडिया कौन सा, प्रिंट के, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक। तो हमने खूब पता लगाया होगा, तो पता लगा भी पत्रिका भास्कर में जाएंगे, मान लो एडिटर बना भी देंगे, 1 लाख रुपए दे देंगे, लेकिन वहाँ 12 बजे से रात के 12 बजे तक का काम है। और सही संपादक वो होता है सुबह 4 बजे बस स्टैंड पे कॉपी फेंक के जनता का रिएक्शन देख के जाता है, वो होता है संपादक। तो हमें वो सूट नहीं किया पोस्ट रिटायरमेंट में कि हम इतने घंटे काम करें। तो फिर हमने सोचा एक बड़े ग्रुप के वीकली जो मैगजीन है उसमें अपन हो जाते हैं, ब्यूरो चीफ राजस्थान के, लगभग बात हो गई, सत्य ऐसा हो गया। इतने मालूम पड़ा कि टीटीवी घाटे में और श्री रामोजी राव इसको बंद करने जा रहे हैं। तो हमने कहा चलो भी वहां चलते हैं जो है। तो फिर यहाँ हमने इस्तीफा दिया, ये सोच के ऐसा काम करेंगे। और आज चूंकि 2 साल बचे हैं तो बार्गेन पावर रहती है, प्रैक्टिकली जरा अच्छी रहती है। रिटायर हो जाएंगे तो आप फिर उस तरह का आपका रेलेवेंस नहीं दिखती। तो श्री रामोजी राव ने इंटरव्यू करके और सब तय करके उन्होंने मुझे उपयुक्त समझा इसके लिए। और उनका पहला सवाल ये था कि आईएएस छोड़ के कोई व्यक्ति क्यों आता है, इसकी मूर्खता है क्या है? हमने कहा आप हम पे छोड़िए। तो उनका पैकेज, मैंने कहा पैकेज 1 रुपये लेंगे। उनका नहीं, कुछ तो करना है, क्या उनका आशीर्वाद था। तो उन्होंने फिर उस ढंग से मुझे उपयुक्त व्यक्ति पाया सीईओ बनाने के लिए। तो कहा आपका क्या है? मैंने कहा मुझे तो केवल फ्री हैंड चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। उनका डन, 2 साल तक कोई फोन नहीं जाएगा हैदराबाद से आपको एमएस आएगा, यहाँ देख लेंगे लोग। वहाँ एक और दूसरे चमत्कारी व्यक्ति हैं, उसके नेक्स्ट टीम श्री बपी नायडू, उसको उन्होंने सौंप दिया कि आप इनसे डायलॉग रखिए कोई करना हो तो, और बाकी इनको पूरे अधिकार है। तो मेरा मानना है कि सक्सेस की पहली रिक्वायरमेंट है कंप्लीट डेलीगेशन, कंप्लीट ट्रस्ट, फ्री हैंड, सिंगल कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड। अगर वो नहीं है तो फिर नहीं कुछ। देखिए अब मैं आपको यही रोकता हूँ जगदीश जी, मैं आपको यही रोकता हूँ। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पर पहले हिस्से के बारे में एक सवाल मुझे आपसे पूछना है। और हालांकि वो आज का विषय नहीं है, आपने क्योंकि आज का विषय पत्रकारिता है और मैं संपादक जगदीश चंद्रा जी से बात करने वाला हूँ। पर एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि आपके साथ बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं जब आप सर्विस में थे। कातिल नाम आपके साथ जुड़ा हुआ है, लोग उसके अलग अलग अर्थ लेते हैं। फिर आपके साथ बड़ी भयानक भयानक कहानियां जुड़ी हुई हैं, अच्छी भी बुरी भी। इनके बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे कि उसमें कितने, कौन सी सही है कौन सी गलत, ये मत बताइए, कितने प्रतिशत सही है कितने प्रतिशत गलत है? एक्चुअली क्या है,
ये आपके हाथ में लिखा होता है। एक बार स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत, ठीक है, मुख्यमंत्री थे, थोड़ा सा नाराज किया, बहुत खुश नहीं रहते थे। एक कारण तो शायद ये था कि कांग्रेस रूल में ज्यादातर पोस्टिंग्स नहीं, राजस्थान में ज्यादा कांग्रेस का रूल रहा, हम लोग इंपॉर्टेंट पदों पर रहते, उनको वैसा लगता था भी लोग कांग्रेस वालों के करीब हैं। कोई किसी के करीब नहीं होता, कांग्रेस ने बीजेपी के हालात बनाते हैं उसको। इसी विषय से कहानी से जोड़ के मैं आपको उसका एक्सटेंशन करूंगा, एक्सपांड करूंगा उस थ्योरी को कि जन्म कैसे होता है। जिस दिन मैंने आरएस में टॉप किया और मैंने ज्वाइन किया तो 25 जून 2075, 1975 25 जून इमरजेंसी लग गई। उसी दिन जन्म हुआ नौकरी में। चीफ मिनिस्टर थे हरदेव जोशी, उनका नए लड़कों सबको काम पे लगाओ क्योंकि इनको मीसा इंप्लीमेंट करना है। और मीसा में क्या, पुलिस के ठप्पे पे ठप्पा लगाने के लिए मजिस्ट्रेट चाहिए होता है, संवैधानिक आवश्यकता है उसके। मैं उसके स्वतंत्र और उसके जुडिशियल पार्ट पे नहीं जाऊंगा। और ज्यादातर लोग कोर्ट कचहरी में कहते हैं ना बयान में गवाह आपने कि मुझे तो पता नहीं, मैंने तो साइन कर दी, पुलिस वाले ने क्या, मैंने तो कर दी है। तो ये इतिहास है, एक अलग इशू जो है। खैर, तो हम सबको लगा दिया यहाँ पे। मैं चूंकि टॉप किया था, मुझे जयपुर में लगा दिया। कलेक्टर थे, उन्होंने मीसा इंप्लीमेंट किया। भैरव सिंह जी से लेकर सब बीजेपी के नेताओं को उसमें किया गया, जेल में बंद किया गया। तो जैसे क्या होता है कि एक कहावत है ना सांप और नागिन के इशू में कि वो कोई व्यक्ति के नागिन को मार दे या नाग को मार दे, उसके आंख में फोटो रहता है उसका जो है। तो मैं जीप में पीछे बैठा रहता था बेचारा कलेक्टर के साथ। कलेक्टर मीसा इंप्लीमेंट करते थे, अरेस्ट करते थे, कागज में लेके जाते थे। तो उन सब नेताओं के दिमाग में मेरा चित्र भी रह गया एज इट इज कि ये भी आते थे गिरफ्तारी के प्रोसेस में। मैं तो अनाड़ी था, मैं तो ट्रेनी था, बैठा था उसमें जो है पीछे। तो अब क्या, सरकार बदल गई तो मीसा का युग खत्म हो गया। तो भारत सरकार ने कहा कि इमरजेंसी के अपराधी ढूंढे जाएं पूरे देश में। आपको ध्यान है ब्यूरोक्रेसी में, पॉलिटिक्स में। तो मेरा भी नाम उसी चपेट में आ गया, क्योंकि आंख में फोटो था मेरा भी जो है, ठीक है। कुछ नेताओं में पापा भी ये भी थे। तो मेरे केस का एग्जामिनेशन हुआ तो उन्होंने कहा नहीं ये तो इसका डिसीजन मेकिंग लेना था, ज्वाइन नहीं किया था, ये तो खाली एक परफॉर्मा प्रेजेंस थी इसकी। तो फिर भी कहा भी लेकिन इसको रिमोट कंट्रोल भेज दो, रिमोट एरिया में भेज दो इसको। तो मेरे को दंडित नहीं किया, कोई चार्जशीट नहीं दी गई, लेकिन हमें एक सिरोही रोड है, सिरोही, वहां भेज दिया गया। कुछ एडीडीओ डेवलपमेंट ऑफिसर ऐसा बना के, ठीक है। हम पहुंचे वहां, सुबह उतरे तो पीछे मुड़ के देखा कोई दूसरी सवारी नहीं उतरी वहां पे। ऐसा गुमनाम जगह थी बॉर्डर पर, गुजरात की बॉर्डर पे, जहां मैं उतरा। 2.5 साल रहा, 2.25 साल जो भी था। अब देखिए क्या होता है, अचानक बीबीसी में खबर आती है कि इंदिरा गांधी वापिस आ गई सत्ता में। और 12 बजे वायरलेस आता भारत सरकार से, इमरजेंसी के अपराधी वापिस आए जाए, महत्वपूर्ण पदों पे लाए जाए। ठीक, तो हम आ गए महत्वपूर्ण पद पे 11 बजे 12 बजे, आरटीओ लग गए जयपुर में। कोई सोचा नहीं था। और ये हो गया कि आप कांग्रेस के निकट हैं, क्योंकि कांग्रेस आई गई तो आपको दंडित किया गया, वापिस लाया गया। कोई लेना देना नहीं है किसी कांग्रेस की, जनता पार्टी किसी से, बीजेपी से। इंप्रेशन बन गया आपका। तो जन कंट्रोवर्सी का, कहानी का, कथा का वहां से होता है। यू गेट माय पॉइंट। और फिर 10 साल आप रहते हैं, कांग्रेस का राज यहाँ रहते हैं, 10 साल आप पावर में रहते हैं, क्योंकि आपके साथ सहानुभूति है कि आप उसमें देश निकाले गए थे, हटाए गए थे, ऐसी अनकॉल्ड फॉर, को मतलब नहीं उस बात का, लेकिन है। तो 10 साल तो राज किया, फिर बीजेपी का राज आया, तो उन्होंने खैर रनिंग बात। तो भैरव सिंह ने कहा अब तुम लोग साइड लाइन हो जाओगे। हमने कहा ठीक है। तो हमने वैसे बात तो बताई, इसके अलावा पॉलिटिकल कारण के अलावा आपका हुक्म मंजूर है, कोई इशू नहीं है। हम स्पोर्ट्स काउंसिल में लग गए यहाँ जो है। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा सर फिर भी थोड़ा सा नाराजगी रहती है आपस में। उन्होंने कहा यार छोरा ये कि तुम चर्चा में बहुत रहता है। तो मेरे को इरिटेट करती बात, कह रही क्या इतनी जो भी आता तुम्हारी जिक्र करता है, अच्छी करता है, बुरी करता है, चर्चा में रहते हो। चर्चा नोट नेगेटिवली ऑलवेज, लेकिन चर्चा में रहते हो, डिबेट में रहते हो। तो मैंने वो किस्सा सुनाया। मैंने कहा यह अभिशाप है मेरी जन्मपत्री में, चर्चा में रहना नेगेटिव, और ये उपलब्धि भी मेरे लिए कभी कभी जो है ये, तो मैं इसको बदल नहीं सकता जो है। मैंने कहा किस्सा सुनाता हूँ मैं भैरव सिंह जी आपको। उनका बताओ। मैंने कहा एक दिन रात को मैं घर में सोया हुआ था, छोटे मकान रहते हैं सब, 8 परिवार के लोग, तो कोई नीचे सो रहा है, ऊपर सो रहा है जैसे, एंड वी आर प्राउड ऑफ अवर दैट बैकग्राउंड, ठीक है ना। तो मुझे कोई बिहार या पटना की तरह जाकर उस गरीबी को दिखा के वोट नहीं मांगने किसी से, उससे जो भी है, बट आई एम प्राउड वॉट एवर आई एम, वॉट एवर माई पेरेंट्स, वॉट एवर माई फैमिली इज, आई एम प्राउड ऑफ ऑल ऑफ देम, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि अचानक रात को 2 बजे मैं जागा, देखा तो माँ का चेहरा मेरे चेहरे के पास,
माँ सूंघ रही थी कि मैं दारू पी के तो नहीं आया, शराब तो नहीं पीता हूँ जी। ठीक है। तो मैं खड़ा हुआ, माँ रोने लग गई। मैंने कहा क्या हुआ? उनका मुझे कुछ लोगों ने समझा दिया कि तुम ट्रांसपोर्ट में हो, आरटीओ हो, तो बहुत पी लेते हो, रात को लेट आते हो। और मैंने कहा आज मैं चेक करती हूँ, पी के तो नहीं आया है। अब बताइए, पराकाष्ठा है ना। तो लोक कथाओं का मेरे जन्म जन्मांतर से रिश्ता रहा है, ओषा मृत्यु तक रहेगा। और नहीं, उसमें 90% लोक कथाएं गलत साबित होंगी। एक लोक कथा के बारे में बताइए कि मुझे लोगों ने ये बताया, पता नहीं मैंने आपसे कभी पूछा नहीं शायद, कि इमरजेंसी में आप राज परिवार के एक बड़े आदमी को जयपुर के आमेर के किले से पैदल लेकर के आए, गिरफ्तार करके या जिस तरीके से भी लाए। बहुत डिटेल मुझे नहीं पता है, लेकिन लोग कहते हैं कि वहां से जगदीश कातिल जी एक खतरनाक व्यक्ति के रूप में, या जो भी उसका सही नाम हो, उस रूप में उभरे कि जब उन्होंने वो हिम्मत दिखाई। इसमें कितनी एक्चुअली क्या है ना, मैंने कहा ना, यश अपयश विधि हाथ नौकरी में। कभी कभी कहते हैं बैठे बैठे ऐसी घटना हो गई, कभी कभी कहते हैं बैठे बैठे कोई ऐसा हो गया, नेगेटिव डेवलपमेंट हो गया। तो क्या हुआ, इमरजेंसी में जब उनको लगाया गया असिस्टेंट सिटी मजिस्ट्रेट, एसीएम, असिस्टेंट कलेक्टर, उस समय जिसका मैंने जिक्र किया कि इमरजेंसी को इम्प्लीमेंट करना, उसका एक पार्ट था आपके जॉब का, बैठे रहना गाड़ी के अंदर जो है उसमें, और देखते रहना जो है। हालांकि जिन लोगों नेताओं को गिरफ्तार किया गया, कलेक्टर बड़े मान सम्मान से उनको लेके जाते थे, सीनियर लीडर थे सारे के सारे, सब समझते हैं, सबको नौकरी करनी होती है, आज यहाँ कल वहाँ, दैट इज। मंदिर का किस्सा हुआ कि इमरजेंसी में सरकार का एक ही काम होता था, सामाजिक बुराइयां, अपराध, इनको रोकना है, और जिसकी जो है अपील नहीं हो इन्हें वे, मतलब एक माहौल इमरजेंसी का ऐसा था ना, कोई उसमें अपील जैसी बात नहीं, सरकार ने डंडा चलाना भी आपको अपने कानून के हिसाब से, लेकिन कानून के हिसाब से डंडा चलाना, ठीक। तो मुझे कलेक्टर ने कुछ ऐसे काम सौंप दिए उसके अंदर जो होते नहीं थे पहले। जैसे उनका सिनेमा टिकटें में ब्लैक होती है, उसको पकड़ो DRI में जो है। तो हम गए, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा, और मुझे लगता है किस्से चलेंगे तो 45 मिनट क्या लगता है, 1.5 घंटा हो जाएगा आज, तो अब होगा तो होगा, फिर तो दोस्ती है ना, बात चलती है जो है। तो हम एक सिनेमा में गए, हमें खुद भी सिनेमा देखने का शौक था, जाते आते थे। तो हमने देखा, जाके देखा तो एक आदमी ने अपनी पत्नी के एक जोर से दिया थप्पड़, और थप्पड़ मुंह पे नहीं दिया, पुरुषों की आदत कई बार होती है पीठ पे वार करने की, क्षमा कीजिए पुरुष के नाते। महिला पुरुष की लड़ाई में मैंने कई बार देखा है, पुरुष जो अत्याचार कभी कभी करते हैं, नॉट एज ए क्लास बट एज एन इंडिविजुअल जो है। तो ऐसा होता है कि, तो या तो ऐसा होता है कि आदमी मारता है तो आदमी घूम जाता है तो पीठ पे लगता है। तो मैंने कई स्त्रियों के ऐसे केसेस में पीठ पे नील पड़े हुए देखे, पता लगा क्या है के साथ डोमेस्टिक वायलेंस, पति ने मारा, इसने मारा, उसने मारा, खैर एनी हाउ, विदाउट एक्सपेंडिंग दिस आइडिया फर्दर जो है। तो मैंने कहा साल में एक दिया अपनी औरत के, और रोने लगी बेचारी। तो उसने कहा क्यों? उसने कहा तेरे कारण से मैं लेट हुआ और मेरे को है ना टिकट ब्लैक में लेनी पड़ रही घर से, सिनेमा ब्लैक होती थी उन दिनों में। तो हमें लगा कि यार ये बड़ा गजब बात है। तो जैसे उसने टिकट ब्लैक में ली, हमारे साथ वर्दी में सिपाही रहते थे, हमने पकड़ लिया उसको। और पुलिस वाले क्या करते हैं आप जानते हैं, कानून का पालन करते हैं। तो उन्होंने कानून का पालन उसके साथ भी किया, ठीक है जी। वो स्त्री ने छुड़ाया कि था उसका पति, फिल्मों में होता है जैसा कि छोड़ दीजिए, और क्या छूटता, वो तो DRI में बंद हो गया ब्लैक करता हुआ जो है। तो ऐसे 55 केस बने वहां पे। ये तो एक सामाजिक केस था। इसके अलावा जो ब्लैक मार्केटियर्स थे, जिनका गैंग था, इनका काम ये था कि मैनेजमेंट से मिले हुए, टिकटें विंडो खुली और 20 मिनट टिकट विंडो टिकट बंद हो, वो जमाना था विंडो का, टिकट विंडो का, आपको ध्यान है, हाउसफुल का बोर्ड लग गया वहां पे जो। तो वो जो 55 केसेस DRI के बने तो राजस्थान में, उससे खलबली मची। और फिर एक वाद विवाद में हम लोग आए, एक घटना, ठीक है, मैं मंदिर पे आऊंगा। दूसरी घटना हुई कि सर शादियों में 200-200 लोग, 400-400 लोग जाते हैं, सरकार की कोई सीमा है, गैस कंट्रोल एक्ट में 2500 क्या होना चाहिए। बहुत सारे कानून देश में ऐसे ऑब्सोलीट हैं, ऐसी मतलब इररिलेवेंट, इम्प्रैक्टिकल, जो ग्राउंड से मैच नहीं करते, लेकिन चले हुए हैं। एक कानून ये भी है कि भी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमने एक शादी में जाके छापा डाल दिया उस जमाने में, जिसमें गैस कंट्रोल का उल्लंघन हो रहा था, अरेस्ट हो गए। तो हमें बाद में एहसास हो ये क्या हुआ, छापा डालते समय हमें खुद ही एहसास नहीं होगा कि आदमी जेल चला जाएगा, बस होता है एक्शन ले रहे हैं, पुलिस साथ होती है और कानून से एक्शन होता है व्यक्ति का जो है। तो उन्होंने देखा भी एक्शन हो रहा है, बस जो है। अब एक्शन क्या होगा ये पता तब लगा जब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया उसको। तो हमें भी लगा यार थोड़ी ज्यादती होगी शायद इस तरह की, लेकिन अब तो कानून की पालना थी और सारे कागज पत्र सही थे, सब कुछ सही था वहां पे।
तो शादी के मंडप से 2-4 घंटे बाद उस आदमी को जवान करा के लाए, तो हमें बुरा लगा। तो इससे ऐसी घटनाओं से क्या होता है, आपके वाद विवाद होता है। कुछ लोग कहते हैं बहुत अच्छा किया, अगर किसी को पकड़ेंगे नहीं तो बाकी केस कैसे रुकेंगे, बला बला जो भी होता है इस तरह। एक किस्सा इस तरह का हो जिससे आप कह सकते हैं चर्चा हुई। एक आदमी ने कहा, मुझे कहा, यू आर हाईली इररेस्पॉन्सिबल पर्सन, तुम लोगों को सोसाइटी का ज्ञान ही नहीं है, तुम 22 साल 23 साल की उम्र के लोग हो, तुम्हारे हाथ में पावर दे देती है सरकार IAS RS बना के, और तुम लोगों को एहसास नहीं कि शादी के अंदर आप ऐसा कर रहे हो, दैट वे जो है। तो क्या करें, अब आजकल तो बहुत कुछ हो जाता है। पता नहीं उसके शादी का किस्सा था, कोई चीफ मिनिस्टर थे वहाँ के हिमाचल के, तो पता नहीं एजेंसी वाले पहुंच गए थे वहां पे। तो कानून है, कानून पहुंचता है हर जगह, एक अलग विवाद उसमें होता है। एक किस्सा ये हो गया। इन घटनाओं से क्या है, किस्से कहानियां आपके बारे में चलते हैं इन ए वे। तीसरा किस्सा जो आपने स्पेसिफिक उठाया वो आपका ये है कि भाई मंदिर में गए राज परिवार का, ऐसा कुछ नहीं था। एक चिट्ठी आई थी कलेक्टर के पास में कि पशुवध होता है आमेर के किले में, बलि चढ़ती है। तो क्या है ना, वो कानून बने हुए हैं जो है, तो पशु बल कौन सा विरोध अधिनियम उसका बना हुआ है, पशु बलि विरोध निषेध अधिनियम, उसके तहत आप एक्शन ले सकते हैं। तो हमने जाके वहाँ सुबह 4:30 बजे पुलिस के साथ, और रिस्क तो होता है ऐसे मामलों में, दुस्साहसी हम थे शुरू से ही। तो हमने जाके वहां पे देखा, जैसे उसने बकरे के मारा गर्दन पे हथियार कुल्हाड़ा, ऐसे हमने पकड़ लिया उसको पुलिस ने, उसके जो है, और पकड़ लिया तो बड़ा डिबेटेबल हो गया। इमरजेंसी का जमाना था, लोग रियासतों के खिलाफ हो गए थे फॉर ए मोमेंट इंदिरा गांधी के प्रभाव में उस समय, तो बड़ा हंगामा हुआ शहर में। तो जो उसको अरेस्ट किया तो लोग, जनता साथ साथ हो गई। फिल्मों में होता है ना, आप किसी को अरेस्ट कर लेते हैं, जनता कई बार साथ हो जाती है, पीछे भी चलती है आपके, जुलूस। तो हमने कुछ नहीं किया, अरेस्ट तो पुलिस ने किया, हम तो ठप्पा लगाने वाले मजिस्ट्रेट साथ जाता है वैसे निगरानी के लिए, उसके लिए जो होता है किस जो है। तो उसमें भाई हम थे उसमें, तो क्या है, वो आमेर की सड़कों से निकल गया, वो उसको जो लेके आए कोर्ट तक जो है, तो 100-200 लोग जुड़ गए होंगे साथ जाते आते जो है। तीसरे कथा बन गई। तो हमने कोई राज परिवार पे हाथ नहीं डाला, उनके प्रतिष्ठा पे कोई हाथ नहीं डाला, कोई कुछ नहीं किया। और वो तो एक काम था, पुजारी आ गया उसमें जो है, तो घटना हो गई। पुजारी बिकॉज इन एक्सटेंशन ऑफ राज परिवार, सिंबॉलिक ऑफ राज परिवार, तो घटना हो गई। तो हमारे मन में किसी प्रति कोई पूर्वाग्रह, कोई वाद विवाद, द्वेष, राग, जो जितने शब्द हैं हिंदी डिक्शनरी में, वो कोई किसी प्रति नहीं रहे। जो रास्ते में आया, काम में आ गया, कोई निबड़ गया, इन्हें हो गया तो हो गया। तो ये कथाएं ऐसी चलती हैं। जगदीश जी, अब हम आते हैं रामोजी राव जी के साथ की आपकी मुलाकात के बाद की घटना के ऊपर। एक IAS अधिकारी जो एक रात में चैनल, एक बड़े ग्रुप का CEO बन गया, जो टेलीविजन चैनल चलाता है ETV। आपके दिमाग में कैसे आया कि हमको राज्यों के चैनल चलाने चाहिए और उनका रुख कैसे तय करना चाहिए? कुछ तो थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में होगा ना, जो आपने इतना बड़ा राज्यों के चैनल्स का एक पूरा का पूरा एक जंगल खड़ा कर दिया एक तरह से, और आप उसके पॉइनियर बन गए। भाग्य, लक, चांस, अपॉर्चुनिटी, और सबसे बड़ी बात यह है उसके अंदर खबर ही जीवन है। जब हमने जाके इस टास्क को लिया, राजस्थान से शुरुआत हुई, उसमें 2 चैनल हुआ करते थे ETV के पास, इस तरह उत्तर भारत के जो हमें दिए गए थे, MP और लॉस था। हमने कहा था कि हम 2 साल का समय दीजिए, 2 साल में हमें फ्री हैंड दीजिए, टोटल जो है हम उसको टर्न अराउंड करेंगे, और टर्न अराउंड हमने कर दिया उसको। ठीक है, वो तो एक बात हो गई। अब पहले इसी पे खड़े रहेंगे, थोड़ा सा फिर एक्सपेंशन पे आएंगे 20 चैनल्स पे जो है जी। तो टर्न अराउंड हो गया। अब आपका सवाल ये है कि एकदम से IAS आके टर्न अराउंड कैसे हो गया? ठीक है, तो हमने महसूस किया यहाँ आके बैठने के बाद में कि रीजनल टेलीविजन क्या है कंसेप्चुअली। रीजनल टेलीविजन इज द लाइव टेलीकास्ट ऑफ द लाइफ ऑफ ए पर्टिकुलर सिटी, पर्टिकुलर विलेज, पर्टिकुलर टाउन, पर्टिकुलर नेशन। ये है टेलीविजन हमारी थ्योरी में। टेलीविजन ये नहीं कि 4 अच्छे एंकर आके कहानी करें, डिस्कस करें। रीजनल टेलीविजन की परिभाषा है ग्रास रूट जो है। तो हमने पहला काम ये किया उसके अंदर कि 200 निर्वाचन क्षेत्र हैं राजस्थान में जैसे, तो हमने 200 न्यूज इन्फॉर्मर वहाँ अपॉइंट किए, बहुत ऐसे मामूली रेमुनरेशन पे, जैसे एक पट्टी के आप 2 रुपए देते हैं, 1 रुपए देते हैं, 5 रुपए देते हैं, मतलब मैनेजेबल फाइनेंशियली जो है। और रिपोर्टर्स थे, और पट्टी कल्चर को हमने आगे बढ़ाया। पट्टी, मैं हाँ यही जानना चाह रहा हूँ, जो पट्टी न्यूज आपने, पट्टी कल्चर जिसको कह रहे हैं,
हाँ। ये शुरू किया, ये आपके दिमाग में आया कैसे कि ये भी एक वेंचर बन सकता है, ये दिमाग या में ऐसे आया। पैरेलल चैनल के मुकाबले असर डाल सकता है? हाँ, सही है। नथिंग सक्सीड सक्सेस, जो मैं आपसे कहता हूँ। पट्टी का जन्म हुआ तो इसलिए हुआ कि हर खबर अपने को आदमी को देनी है, लाइव टेलीकास्ट ऑफ लाइफ। जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर कस्बा है, मान लीजिए उस कस्बे में कलेक्टर आज क्या कर रहा है, वहां का मिनिस्टर तो वो क्या कर रहा है, एमएलए क्या कर रहा है, एसपी क्या कर रहा है, वहां के 4 बड़े व्यापारी क्या कर रहे हैं, 4 जो हिस्ट्री शीटर हैं उस शहर के वो क्या कर रहे हैं उस दिन, ठीक है, अच्छे बुरे। और क्राइम में कोई क्या कर रहा है, कोई प्रोस्टिट्यूशन में क्या कर रहा है, अलग अलग सेक्टर है। और समाज बनता है पैकेज से, इन सबको मिला करके। तो पूरे पैकेज को, पूरे समाज के सारे वर्गों को कवर करना खबरों में पॉसिबल नहीं है। पट्टी, और पट्टी ये है, गांव में सरपंच जा रहा है, भिड़ गया गाय से, मर गया, हमारे लिए खबर है। गाय सरपंच की, उसके सरपंच की मृत्यु, लोगों ने कहा क्या जर्नलिज्म है, हमने कहा देखते रहिए। अभी कुछ लोग कहते हैं कि क्या जर्नलिज्म है कि शहर में बरसात हुई और ये हुआ, आप बरसात को लाइव करें। बरसात ये कोई खबर है क्या? ठीक है, बहुत सी पट्टियां चलती हैं जिसमें लोग कहते हैं ये कोई खबर है क्या, ठीक है। अब आज एक खबर चली, मैं आज का कहता हूँ उदाहरण आपको जो है, ठीक है। पायलट और अजय माकन की मुलाकात हुई दिल्ली के अंदर जी। पायलट बाहर निकले, हमारे रिपोर्टर का कोई खबर, कोई बाइट, उनका नमस्ते, ठीक है। तो स्वाभाविक है वो क्यों बोलेंगे आके। माकन जी से पूछा उन्होंने, तो माकन जी से बात नहीं हुई। तो आज राजस्थान का सारा मीडिया पिछले 4 घंटे से अंधेरे में है कि आखिर पायलट और माकन की 1.5 घंटा क्या बात हुई जी। There must be some social and political accountability on the politician also to speak to public, to speak to media. लुका छिपी से काम नहीं चलता, ठीक है। तो हमारी रिपोर्टर ने पट्टी चलाई इसी बात की, क्योंकि मुलाकात हुई 1.5 घंटे, कोई बोलने को तैयार नहीं है। इन कांग्रेस में लुका छिपी कोई कल्चर नहीं है। सोनिया, प्रियंका, राहुल सब आते हैं मीडिया के सामने, लेकिन ये क्यों छिपाया जा रहा है जो है ये, ठीक है। एक जिज्ञासा डाल दी उन्होंने, पट्टी चला दी। पट्टी हिट है, 1.5 लाख लोग देख चुके उसको। तो एक बड़े आदमी फोन किया, ये कौन सा जर्नलिज्म है? हमने कहा भाई पूर्वाग्रह है तो मत देखिए चैनल, इज्जत तो कुछ नहीं है ना। और पसंद है तो 24 घंटे देखते रहिए फर्स्ट इंडिया, ठीक। तो हमारे लिए हर खबर है, हर चीज खबर है इन ए वे। अब जैसे मान लीजिए आप आए जयपुर में, आप अपनी निजी यात्रा का आए, आप जा रहे हैं लक्ष्मणगढ़ सीकर, वहां जयपुर जा रहे हैं, हमारे किसी आदमी ने देख लिया आपको, हमारे किसी मित्र के साथ चाय पीने चले गए, हम पट्टी चलाएंगे संतोष भारतीय जयपुर में, वहां जा रहे रास्ते में जयपुर रुके, अब लोग ये क्या है, ये कोई जर्नलिज्म है क्या? हम कहते हैं नमस्ते, हम इसी में खुश हैं, हम इसी में खुश रहने दीजिए, ठीक है ना। तो जीवन के हर पक्ष को मीडिया से जोड़ना, मीडिया पे लाना, लोगों की जिज्ञासा को शांत करना, यही रीजनल टेलीविजन है और यही हम कर रहे हैं। अब लोग कहते थे मुख्यमंत्री जगदीश जी, ये फर्स्ट इंडिया पे हम बाद में आएंगे, मुझे पहले वो सक्सेस स्टोरी बताइए जो ईटीवी के साथ आपने की, पट्टी जर्नलिज्म वहां पे उसका वो पैदा हुआ, लेकिन इसके अलावा आपने जो रीजनल चैनल खोले, इनका पॉलिटिशियंस ने या जर्नलिस्ट ने अनुभव याद करके बताइए, कहां पर इसका स्वागत हुआ, कहां पर इसका विरोध हुआ, पॉलिटिकली, और तो कोई है नहीं, जर्नलिस्टों के जरिए तो विरोध का कोई मतलब नहीं है, लेकिन पॉलिटिकली आपको कहीं प्रेशर आया हो कि आप इस तरीके से करवाइए, क्योंकि आपने लगभग हर स्टेट में फिर एक चैनल की कल्पना की थी जिसको आपने मूर्त रूप में परिणित किया। 2 पहलू हैं आपकी बात। एक तो व्यवसायिक पक्ष मीडिया का, प्रॉफिट मेकिंग चैनल कैसे बनाया आपने लॉस मेकिंग इंडस्ट्री को, क्योंकि जब मैंने नेटवर्क 18 छोड़ा, जिसका रिलायंस के पास कंट्रोल है, मालिक है, तो मेरे डिपार्चर में जब 9 साल के बाद मैं सीईओ छोड़ के वहां से निकला, तो उन्होंने एक ही बात मैंने मेरे प्रशस्ति पत्र में या विदाई पत्र में लिखी कि जगदीश चंद्रन रीजनल टेलीविजन इंडस्ट्री को एक प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री बनाया, मोर और लेस, ऐसी बात लिखी। मुझे बड़ा अच्छा लगा पढ़ के, अपनी महिमा मंडन को या जो भी था इश्यू जो है। तो उसका सवाल यह है कि मैंने सबसे पहले देखा कि ये वाइबल कैसे होंगे फाइनेंशियली, क्योंकि मैंने जगदीश जी क्षमा के साथ मैं नेटवर्क 18 वर्ड इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं अभी भी रामोजी राव के ईटीवी को इस्तेमाल करूं, क्योंकि सक्सेस स्टोरी वो है, नेटवर्क 18 सक्सेस स्टोरी नहीं है आपकी। खैर ठीक है, माना मैं एक पल के लिए, तो मैं ईटीवी की बात करता हूँ, ठीक है। स्टेट ऑफ माइंड, मेंटल कन्वीनियंस जो है, ठीक है, मेरे लिए दोनों
एक्सटेंडेड है वो ठीक है तो हाँ मेरे लिए, बट हिस्ट्री को वैसे ही निरूपित करना चाहिए जैसी है वो। आई एग्री विथ यू। तो क्या हुआ उसके अंदर ईटीवी को मैं बताऊं आपको। तो ईटीवी में मैंने देखा राजस्थान में कि 6 करोड़ का घाटा है या 5 करोड़ का घाटा, 9 करोड़ का घाटा है, क्यों है, क्या बात है। तो फिर हमने देखा कि बिना सरकारी सहयोग के कोई चैनल नहीं चल सकते, और हमने एक अर्थशास्त्र बनाया रीजनल चैनल का जिसे कहते हैं, और वो अर्थशास्त्र में बनाया कि 50% रेवेन्यू आपका सरकार से आना चाहिए, 50% आपका प्राइवेट से आना चाहिए, कॉर्पोरेट रिटेल जो दुनिया है आपकी इससे आना चाहिए, रियल एस्टेट एटसेट्रा एटसेट्रा जो है ये। तो हमने उसे हमारा साल बनाया, मान लो कि 12 करोड़ का बजट है हमारा, छोटा चैनल है उस जमाने में मान लो, ठीक है। तो हमने कहा 6 करोड़ तो सरकार से आने, 6 करोड़ यहाँ से आने, तो सरकार क्यों देगी, सरकार के लिए रेलेवेंट हो गए, टिल दे डोंट वैल्यू ऑफ देयर मनी तब तक पैसा नहीं देंगे आपको, क्यों देंगे। तो हमने अपनी रेलेवेंस क्रिएट करी उनके लिए, हमने लाइव टेलीकास्ट किया, हमने गांव गांव में वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत तो जो लोग हैं उनको दिखाया सबको, उनको लगा कि यार ये तो बहुत रेलेवेंट चीज है लाइव टेलीकास्ट, अनपढ़ आदमी भी लाइव टेलीकास्ट देख सकता है गांव में जाकर के, तो हमारे तरफ आकर्षित हुए वो, और कुल मिला के एज ए पैकेज हमने उनको कन्विंस किया, वो मान गए। तो विन विन सिचुएशन थी हम लोगों के लिए आपस में जो है। तो सरकार का 6 करोड़ मान लीजिए आने लग गया, तो एक पाँव तो पूरा हुआ ना। धीरे धीरे फिर हमने उसी तरह से पाँव बढ़ाया, प्राइवेट सेक्टर में लोगों को कन्विंस किया, कहीं सिफारिश भी करी, कहीं प्रभाव का उपयोग भी किया, ठीक है, कहीं मीडिया का उपयोग भी हुआ, थोड़ा बहुत होता है जैसे। तो कुल मिला क्या है कि चैनल प्रॉफिटेबल हो गए। ये चैनल की शुरुआत हुई यहाँ से, 3 साल तक ये सब चलता रहा, अच्छा हो गया सब। एक जमाना ऐसा आया कि जिसमें ईटीवी राजस्थान का रेवेन्यू हुआ 65 करोड़ रुपए, जो इंडिया में रिकॉर्ड है शायद किसी रीजनल चैनल के लिए, वक्त की बात है, ठीक है। उसके बाद में क्या, श्री रामोजी राव का फ्री हैंड था, उनका मैं आभार मानता हूँ। तो पत्रकारिता की पहली जो सीडी है उन्होंने चढ़ाई। अब आप देखिए कई लोगों ने कहा कि कंट्राडिक्शन था, आपका वैल्यू सिस्टम डिफरेंट है, आप बहुत प्रैक्टिकल आदमी है, पार्ट ऑफ सिस्टम अपने आप कहते हैं, मैं कहता हूँ हमें पार्ट ऑफ सिस्टम, ठीक है ना। रामोजी राव तो बहुत ही अद्भुत, अनदर रामनाथ गोयन का टच मी नॉट, बहुत ही हार्डकोर, ईमानदार, इंटीग्रिटी, ये सारी बातें हैं। तो आप लोगों का मेल कैसे होता है। मैंने कहा मेल होता है, मुद्दों आधारित सहमति होती है, मुद्दों पर आधारित हमारा रिलेशनशिप है। तो बहुत अच्छा रहा। मुझे एक बार भी रामोजी राव जी के यहाँ से कभी कोई डिस्प्लेजर या कन्वे कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनका बड़ा विजन था, उनके दिमाग में एक ही बात थी कि व्हेन आई ट्रस्ट ए पर्सन आई ट्रस्ट हिम टोटली, जो है उन्होंने ट्रस्ट रखा मेरे अंदर जो है। और मैंने पहली बार से कहा है कि ट्रस्ट और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी दो चीजें हैं बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन की। एनी हाउ, तो ईटीवी फिर जो है उठने लगा। उसी के बाद में जाके फिर रिलायंस ने ईटीवी को खरीदा, उसको टेक ओवर किया, उनका अपना फाइनेंशियल। उसके पहले की बात, उसके पहले की बात। तो उसके पहले क्या, उसके पहले नहीं, मेरे सवाल सुनिए। मेरा सवाल ये है कि मैं आपके बिजनेस, आपने उसको प्रॉफिटेबल बनाया, लॉस मेकिंग को, इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है जगदीश जी। मेरा इंटरेस्ट ये जानने में है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। मेरा इंटरेस्ट इस बात को जानने में है कि जब आप सीईओ थे ईटीवी के, और मैं नाम नहीं जानना चाहता हूं उनके, और लेकिन मैं चाहता हूं कि जो मुद्दा, जो सवाल मैं खड़ा कर रहा हूं उसका आप उत्तर दें। वो उत्तर ये चाहता हूं मैं, आप में ये हिम्मत कहां से आई? क्योंकि आपने ईटीवी के पूरे नेटवर्क पर कम से कम 100-150 स्टोरी ऐसी की जो देश में किसी भी अखबार से पहले थी। आपने विजय माल्या जैसे के खिलाफ एक बड़ी स्टोरी करवाई, आपने उसमें कोई रोक नहीं लगाई बल्कि उसको और रिच करवाया। आपने कोयला घोटाला सामने रखा, आपने सेनाध्यक्ष को घूस का मसला सामने रखा। लगभग 100 से ज्यादा स्टोरी आपने कराई, और मेरा मानना है कि उसमें उस समय की सरकार बहुत कंफर्टेबल नहीं थी ईटीवी के इन रिपोर्ट से या स्टोरीज से। आपके अंदर ये हिम्मत कहां आई, पहला सवाल। क्योंकि इतनी हिम्मत करना उस समय किसी और संपादक ने टेलीविजन में नहीं दिखाया, और जब आप नेटवर्क 18 में गए तो आपको पता चल गया कि जितने बड़े नाम हैं संपादकों के तौर पर जो नेटवर्क 18 में थे, वो सब खोखले हैं और एक तरीके से निराश और डरे हुए लोग हैं। मैं इशारों में बात कर रहा हूं, आप नाम पूछेंगे मैं नाम से आपसे पूछूंगा, लेकिन उसको क्यों करें। पर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, ईटीवी में आपको इतनी हिम्मत कहां से आई, नंबर एक। और उस समय क्या सरकार की तरफ से आपके ऊपर कोई प्रेशर आया कि आपने ये किस तरीके से करना शुरू किया? आपने हमारे हरिशंकर व्यास का जैसे शाम को प्रोग्राम आपने शुरू किया,
सेंट्रल हॉल, वो भी प्रोग्राम बड़ा किलिंग प्रोग्राम था। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये सब करना सरकार की इच्छा के साथ हुआ या सरकार की इच्छा के खिलाफ हुआ या सरकार को बिल्कुल कंफ्यूज करके हुआ? देखिए, दो बातें हैं इसके अंदर। पहला तो आपने टिप्पणी नेटवर्क 18 का जो है ना, आई कांट बी पार्ट ऑफ, मतलब क्या कहना चाहिए, पार्टी टू दैट टिप्पणी। आपका अपना विचार है, स्वागत है उसका भी। हाँ, मैं जितने टाइम रहा मुझसे सब बहुत अच्छे लोग रहे, राहुल जोशी लेके संजय पोंगले तक सब लोग रहे। मुझे किसी प्रति मन में कोई ऐसा भाव नहीं है। आई एडमायर, आई अप्रिशिएट एवरीबडी वर्किंग इन नेटवर्क 18 और व्हाटएवर इट इज 18। अब आपने जो महन सवाल किया कि करेज एंड कन्विक्शन की बात उठाई है आपने, एडिटोरियल मॉरल करेज एंड कन्विक्शन, ठीक है। तो ये क्या होता है, फिर ये पैकेज है। आपने लिखा इन 3 लीडिंग स्टोरियों को, हमने केवल इतना किया कि हमने उसमें अपनी जैसे कहना चाहिए ब्रेक नहीं लगाया और कहा कि चलाओ, चली। वो हरिशंकर व्यास का चलता था उन दिनों में, उनका उन दिनों कोई युद्ध नहीं था किसी के साथ। वो तो 5 साल से वो युद्ध में, 6 साल से, वो एक अलग बात है। वो अपना धर्म युद्ध लड़ रहे हैं उनकी दृष्टि में, उनके हिसाब से, तो वो एक अलग मुद्दा है, दैट इज है। तो चलता था। आपका सवाल ये है कि इतना नैतिक साहस कहाँ से आता है और किसी कोई रोकता नहीं है क्या आपको, ये दो आपके। तो नैतिक साहस तो देखिए क्या होता है, नथिंग सक्सीड सक्सेस। स्टोरियां हिट होती हैं, टेलीविजन चलता है, और कोई ऐसा किसी ने रोका नहीं जिससे कि चलता। रोका क्यों नहीं, रोकना चाहिए था। तो गुडविल आदमी काम करती है, आदमी की इंटेंशन काम करती है। एट द एंड ऑफ द डे इंटेंशन काम करती है। यूपी में सब लोग थे, सब जानते थे मुझे, प्राइम मिनिस्टर भी जानते थे, आपको तो मालूम है। 50-60 साल में फॉरेन ट्रिप में गया, सब में गया जो है। उनका भरोसा था कि ये किसी उसका गेम का पार्ट नहीं, इसका वो एजेंडा नहीं जो है, और ये रीजनेबल क्रिटिसिज्म अलाउ करता है। और आपकी जितनी स्टोरीज थी, आपके जो इस तरह के थे स्पेशल पैकेजेस थे, वो सब रीजनेबल थे, ऑथेंटिक थे। सबसे बड़ी बात ये होती है। तो खास बात क्या होती है, कि स्टोरी ऑथेंटिक है और स्लाइटली नेगेटिव भी है और टारगेटेड नहीं है। आजकल जो टारगेटेड आप देख रहे हैं, फर्क है दो में, क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल और टारगेटेड। हमारी कोई स्टोरी टारगेटेड नहीं थी। आपने लिखा वो भी टारगेटेड नहीं, हरिशंकर का वो टारगेटेड नहीं था, ठीक है। क्रिटिकल हो सकता है, सेमी क्रिटिकल हो सकता है। तो चूंकि मैं टारगेटेड नहीं था और मेरी गुडविल थी एक ब्रॉडली फेयर एंड इंडिपेंडेंट आदमी होने की, और एक पर्सनल रैपो था कि अरे अपना आदमी है, अपने साथ है। पॉलिटिशियन के दिमाग में सबसे बड़ी बात है स्टेट ऑफ माइंड। आप कितने किसी के साथ हैं, लेकिन अगर दूसरे ने उसके कान में भर दिया नहीं सब आपके खिलाफ है, तो आपकी पोस्ट स्टोरी में 4 गलतियां निकाल के वो पॉलिटिशियन, वो मंत्री, वो मुख्यमंत्री, वो केंद्रीय नेता, ठीक है, वो आपको डिस्प्ले अपने तरीके से करने करेगा, हैंडल करेगा, ठीक है ना। तो बहुत डिपेंड ये करता है लोग आपके बारे में क्या ब्रीफ करते हैं, जिसको ब्रीफ किया जा रहा है वो आपके बारे में क्या विचार रखता है, ठीक। प्रेजेंट टाइम में एक आध मंत्री मैं ऐसा जानता हूँ जिनसे हमारा कोई ऐसा गतिरोध, कोई मिशन ना, लेकिन लोगों ने किसी ने उसे कान में बात कन्विंस कर दी कि नहीं जो स्टोरी चली ये आपके खिलाफ है। फॉर ए मोमेंट आप छोटा उदाहरण देता हूँ आपको। पायलट देखिए, पायलट की बात मैं कहता हूँ, विद्वान आदमी, ब्रिलियंट आदमी मीडिया के हिसाब से, और वन ऑफ द बेस्ट मीडिया हैंडलिंग पर्सन इन द कंट्री है, आप मानते हैं इसको, ठीक है। सुलझा हुआ सारी बातें, ठीक है। राजनीतिक लड़ाई में आए, उनकी स्ट्रेटेजी गलत रही, हार गए, और अशोक गहलोत से कोई लड़ नहीं सकता राजस्थान, वो एक अलग कहानी है, ठीक है ना। तो जो लड़ेगा हारेगा ही बाय एंड लार्ज, वो मेरा विचार है, उसको आप एट्रीब्यूट मत करिए, ठीक है। तो आज जैसे वो पट्टी चली गई माकन और ये करने का, ठीक है, तो उनके वजह ने मेरे रिपोर्टर को फोन किया, क्या देखो आपने क्या चला दिया। तो उन्होंने कहा हमने तो यही चलाया ना 2 लाइनें, कि उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार किया और संकेतों में केवल उन्होंने ये इतना सा कहा था कि वार्तालाप महत्वपूर्ण था, और कोई नेगेटिव नहीं है ना। लेकिन चूंकि इनके माइंड में किसी ने सेट कर रखा है फर्स्ट इंडिया चलाएगा, गहलोत के कहने से आपके नेगेटिव ही चलाएगा, ठीक है, टेम्परली, एक क्षण के लिए, एक पल के लिए। वो खुद तो जानते हैं मन में जो है, लेकिन क्या वो उनके माइंड सेट आसपास का लोगों का ये कि हमारे खिलाफ चलाएंगे, इसलिए क्या है कि रीजनेबल पट्टी को भी वो खिलाफ मानते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जो आपका सवाल था, यूपीए में हमने इतने बड़े स्कैंडल चलाए, बाद में स्कैंडल प्रमाणित हो गए, आप लाए, आपने चलाए, प्रमाणित हो गए, लोगों को जेल चले गए लोग, सारा कुछ हुआ, आपने देखा उसमें। लेकिन चूंकि हमारी गुडविल थी, हमारी एक इंटीग्रिटी इमेज इस तरह थी कि एजेंडा लेके नहीं चल रहे हैं, टारगेटेड नहीं है, तो हमें किसी ने रोका नहीं। तो रीजनेबल करेज कन्विक्शन के साथ और रीजनेबल मॉरल सपोर्ट ऑफ द पावर इन दिल्ली हमने अपने एजेंडा को लागू किया। एजेंडा इन द सेंस कि हमने जो करना चाहते थे अपनी खबरों को, उसको लागू किया। सो दिस इज ऑल। जगदीश, नहीं मैं जो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ ईटीवी को लेके, वो सवाल अब रिलेवेंट होता है इस सवाल के साथ जो मैं पूछने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि लक नाम की चीज
या तो करोड़ों में एक के साथ होती है जो जगदीश चंद्रा जी के साथ हुई है। लेकिन दूसरी तरफ एक ये भी मैं मानता हूं कि अगर आदमी हिम्मत रखे तो लक न भी साथ हो, लेकिन वो हिम्मत के साथ बहुत सारी चट्टानें, बहुत सारे ऑब्स्टिकल पार कर सकता है। आप जहां से आपका रिश्ता टूटा, आप बिना किसी गुस्से के या नफरत के वहां से अलग हुए और आपने फौरन दूसरे वेंचर शुरू किए। और मैं इमीडिएट इसके ऊपर आता हूं जिसका जिक्र आप बार बार कर रहे हैं, फर्स्ट पोस्ट का, जो आपका अखबार और चैनल है। आप निकल कर के आए नेटवर्क 18 से, आपने कहीं इधर उधर नहीं देखा और आपने राजस्थान में फिर एक चैनल की कमाल संभाल ली और उस चैनल को उतना ही रिलेवेंट कर दिया जितना आप जब ईटीवी के साथ थे, क्रेडिबिलिटी वाइज। लेकिन आप प्रिंट में भी कूद गए, आपने अखबार भी निकाला, उसके 2 एडिशन निकाले। ये जो हिम्मत आपके दिमाग में आती है, हिम्मत कहें या आइडिया कहें या रिसोर्सेज को इकट्ठा करना कहते हैं, इसके पीछे की थोड़ी कहानी में जानना चाह रहा हूं। देखिए, कहानी तो मैंने कहा ना आपसे, लक की जो बात आप कह रहे हैं कि ये व्यक्ति साथ होती, मैं आपसे एग्री करता हूं कि हार्ड वर्क हैज नो सब्स्टिट्यूट, एक बेसिक प्रिंसिपल, बट लेटर ऑन शुड बी सपोर्टेड बाय लक आल्सो। तो मेरा पहला असूल ये रहता है, हिम्मत नहीं हारना। मैंने खराब से खराब वक्त देखा जीवन में। जब नौकरी में भी थे तो जंगल में जो पोस्टिंग हो रहा था, सिरोही विरोही के हम चले गए थे, तो हर हफ्ते हम वहां से बस में बैठ के आते थे। संडे जयपुर आने का परिवार था और जयपुर आने का मन करता मित्रों से मिलने का, और चलो पोस्टिंग की ट्राई करें, किसी एमएलए मंत्री को पकड़ेंगे, अच्छी जगह लगाओ। नेचुरल जो है, आई एडमिट, आई कन्फेस, ठीक है। तो हम चलते थे वहां से, एक ही बात होती थी, हिम्मत नहीं हारना, ठीक है। आज नहीं तो कल सक्सेस मिलेगी आपको। तो सिरोही जयपुर 400 किलोमीटर है मान लीजिए, तो रोडवेज की बस आती थी, और उन दिनों पैसे कंडक्टर लेता था नहीं लेता था याद नहीं, तो उसने हमारे लिए अपनी जहाँ गाड़ी चलाता है ड्राइवर, साइड में एक जगह होती है लंबी, जहाँ कंडक्टर सो जाता है रात को नाइट सर्विस में, तो हमारे लिए बिस्तर लगा देता था वहां पे, 10-20 रुपए किराया होता था, ठीक है। और लेट जाते थे हम राजा के मुद्रा में, उस बिजनेस, उस माहौल में तो राजा हुआ ना, यहाँ 60 सवारियां बैठे हैं और कंडक्टरी सीट का चादर लेके सो रहे हैं, ठीक है। तो वो दौर हमारा 2.5 साल चला। हर सैटरडे को आना और संडे की शाम को उसी सीट पे लेट के, वही बस जाती शाम को जो है और जाना। तो कितने लाख किलोमीटर की यात्रा मैंने की होगी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। हम होंगे कामयाब। अभी गाना गाया था डिसीलैंड ने बाड़े के अंदर अशोक गहलोत के साथ, कि हम होंगे कामयाब जो है। तो अल्टीमेटली हुआ एक दिन, जो है ना, बताया कि इंदिरा गांधी वापिस आ गई, मैंने आपसे कहा जो, और फिर पलटा उस समय जो है ये। तो एक तो क्या है, आपकी बात से सहमत हूं कि हार्ड वर्क है नो सब्स्टिट्यूट, केवल लक से काम नहीं चलता, इससे सहमत हूं मैं आपसे, कोई विवाद नहीं। मेरा जीवन भी इसी लाइन का है। अब सेकंड, आपने कहा कि ये नेटवर्क 18 से मैं आ गया बिना लड़ाई झगड़ा, जो भी कुछ ऐसे लोगों का आमतौर पर होता है जैसा, तो मेरे को गॉड गिफ्ट रही है। और नहीं, नेटवर्क 18 ही नहीं, आप फिर जी में भी गए। जी में आपने नया चैनल शुरू किया और आप दोनों से जो हटे, मैं जी का जिक्र नहीं लाना चाहता, मेरा इसमें इंटरेस्ट है कि इन सबको छोड़ के जो आपने 2 नए वेंचर खड़े कर दिए, अचानक रिलेवेंट हैं और प्रिंट में कोई हाथ नहीं डालता, और आपने जयपुर से अंग्रेजी अखबार शुरू किया, जिस अखबार का दूसरा फिर गुजरात एडिशन निकाला, ये सारी चीज मैं समझना चाहता हूँ। हाँ, ये सारी चीज है, जैसे मैंने आपसे कहा ना, ETV नेटवर्क 18, ठीक है। वहां 9 साल का कार्य कर रहा एज ऑल इंडिया CEO। 4 साल श्री रामोजी राव के साथ रहा, बाकी रिलायंस में रहा। रिलायंस में बहुत ही चमत्कारी व्यक्ति हैं मुकेश भाई के अलावा, जिनका नाम है मनोज मोदी। उनसे हमारा सुपरवाइजरी कंट्रोल रहता था, वही देखते थे, और वो भी टोटल फ्री हैंड में यकीन करते थे। और उन लोगों ने जब मेरा इंटरव्यू लिया रामोजी राव के बाद में, जब उन्होंने खरीदा उसको, तो मुकेश भाई ने और मनोज भाई ने मुझे बुलाया और कहा कि आप और भी काम करेंगे। हमने कहा करेंगे जो है, क्योंकि रिलायंस की एक खास उनकी ये रही है परंपरा कि वो कम से कम हस्तक्षेप करते हैं। उनके इतने कारोबार, इतने काम है कि टाइम नहीं है उनके पास, तो व्यक्ति का चयन करते हैं। और जहां तक हो सब उनकी पॉलिसी स्टेटस को की रहती है कि जो आदमी जहां लगा हुआ है, कोई नया आपने एक्वायर किया, एक्विजिशन किया किसी प्रॉपर्टी को, तो जहां तक उसके वही लोग मैनेज करें और वही सब डिसेंट नहीं रहे।
ये मैंने भी हमेशा जीवन में नंबर 1 प्रिंसिपल ये रखा, यू हैव टू बाय पीस एट एवरी कॉस्ट एंड यू हैव टू बाय पीस नाउ ऑन ए डे टू डे बेसिस। घर से जब निकलते हैं सुबह, आजकल नौकरी में निकलते थे तो माँ बाप की तस्वीर को कह के जाते थे कि हे प्रभु शाम को बिना लड़े हुए घर वापिस आ जाएं। पब्लिक लाइफ में हर आदमी लड़ने के लिए तैयार है, घर से बाहर निकलते हैं और घर से लौटते हैं शाम को, रास्ते में कोई न कोई, दफ्तर में कोई न कोई आपके कपड़े फाड़ने के लिए, लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए तैयार। तो रिलायंस ने मास्टरमाइंड कर लिया इस आर्ट को कि लड़ना नहीं है किसी से। मैं अपनी बात करता हूँ, मैनेज करना है, हैंडल करना है। तो वही पॉलिसी मैंने अपने जीवन में देखी शुरू से। रिलायंस की बेस्ट पॉलिसी जो लगी है कि लगा भी यू हैव टू बाय पीस, काम पे ध्यान लगाओ, फालतू बातें छोड़ो। तो इसलिए क्या हुआ, जब मैं फिर ईटीवी से वहाँ आया, मेरा जो इंटरव्यू या जो भी इंटरेक्शन हुआ, तो उन्होंने कहा क्या था, हमने बताया उनको भी ऐसे ऐसे हम 1 रुपया लेते हैं। उनको भी हैरानी हुई, 1 रुपया। पूरे कंट्री का मैं ही ऐसा सीईओ हूँ शायद जो 10 साल तक 1 रुपया वेतन दिया। ट्रेवल कंपनी चार्ज करता था, बाकी कोई सैलरी कोई वेतन नहीं, पैशन था काम करने का। एनी हाउ उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मौका दिया और पूरे 5 साल तक उन्होंने एक दिन मुझसे ये नहीं पूछा रिलायंस ने कि ये 400 करोड़ रुपए, ये 20 चैनल खुल गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एमएस जाती जाती है। तो मेरा कहना ये है, जो आपने कहा ना कि आप नहीं आए, उसका एक मेन कारण ये रहा मेरे लड़ने झगड़ने का, कि मैंने जहाँ काम किया लोग महान थे, दे आर ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, वेदर इट वाज श्री रामोजी राव और इट वाज मनोज भाई और टू सम एक्सटेंट मुकेश भाई, साल में 1-2 बार ही होता था मिलना उनसे जो है। तो वो लोग अपॉर्चुनिटी नहीं देते थे, पहली बात तो ये। और दूसरा, अपन खुद ये तय कर चुके थे कि बाय पीस इन लाइफ ऑन ए डे टू डे बेसिस। तो दोनों फैक्टर्स ने काम किया, बहुत प्यार से हाथ जोड़कर माला पहन के वहां से आए, जो है जी में चले गए। जी में माला पहन के आए, वहां से 7-7 साल हुआ, 7 साल बाद है। एक दिमाग में पैशन था जाते समय कि एक नेशनल चैनल लॉन्च करना है, ठीक है, अपना अपना बिजनेस मैंने देखिए। और बात इतनी सी हुई थी खाली ईटीवी छोड़ने का या नेटवर्क छोड़ने का जो था, एक ही छोटा सा कारण ऐसा बना था, मतलब कारण तो नहीं कह सकते, एक मतलब कह दो थोड़ा बहुत, एक भाई जिसने थोड़ा इंस्पायर किया इन वे, कि मैं एक नेशनल चैनल चलाना चाहता था जी। जब आए अपने अभी जो सीईओ है हमारे राहुल जोशी, तो उनको पूरा नेटवर्क का इंचार्ज दिया गया। बहुत डायनेमिक आदमी, मैं उनका फैन उससे हूँ जो वो इकोनॉमिक टाइम्स के एडिटर हुआ करते थे, उस नाते मैं उनका फैन था, जो है बहुत अच्छा लिखते कर अखबार, बड़ा अखबार पॉलिटिकल हिट था और पेज नंबर 2 ऐसा बनाते थे, वो एक अलग इशू है। खैर वो आ गए। तो जब मेरी बात आई तो कंपनी में यंग लीडरशिप लाने की बात थी कि यंग लीडरशिप लाई जाए। आई वॉज सम 67 एट दैट टाइम, ठीक है, बच्चे परिवार में आए तो सबने कहा यंग लीडरशिप आ गया। हमें कहा गया आप क्या सोचते हैं परिवार के नाते, हमने हम भी ये सोचते हैं। तो उन्होंने कहा आप तो मालिक जैसे हैं, तो आपका विचार, हमने कहा बिल्कुल विचार के साथ है। तो हमने कहा क्या वो चलते हैं। तो मैंने कहा ना, वो किसी को जाने नहीं देते, उनकी खास बात ये टू द बेस्ट ऑफ द पॉसिबल उनका होता है, जो आदमी यहाँ एक बार आ गया है वो यहीं का रहे। अब बहुत अच्छी बात है, मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छी बात है, चाहे वो काम करे ना करे, उसको जैसे तैसे रेम्युनरेशन मिले, जो भी है वो वहां रहे। बहुत अच्छी मैनेजमेंट का गोल्डन प्रिंसिपल है कि कम से कम हो इधर उधर इफ एंड बट्स जो है। एनी हाउ, तो मुझे उन्होंने कहा कि भाई आप यहाँ रहिए, फ्रेंड फिलोसफर गाइड के रोल में भी, आप राजस्थान चलाइए करके। तो हमने कहा ठीक है, राजस्थान एक चलाएंगे हम, खाली हमें देगी चैनल चलाना और एक नेशनल चैनल जरूर चलाए, ठीक। तो उन्होंने कहा डन। तो 150 करोड़ का नेशनल चैनल उन्होंने सैंक्शन कर दिया। लेकिन बस तकदीर यहाँ पे आती है कि चांस ऐसा हुआ कि उस 3 महीने के अंदर जब हमने मतलब नेटवर्क 18 छोड़ा और जी में गए, वो जो 3 महीने बीच का पीरियड था इन्हें, या यूं कहिए कि राहुल जोशी की ताजपोशी के बाद का जो 3 महीने का पीरियड था, ठीक है, उस 3 महीने में बस कोई चांस था, लक था कि उनकी सारी सहमति, उनके सारे बोनाफाइड उसके प्रोमिसेस या उसके बावजूद भी जो है वो बस इंसिडेंटली कुछ बिजी हो गए, वो लोग इधर उधर हो गए, बहुत काम है हमारे, कोई यही काम नहीं है ना क्या आप एक चैनल चलाने के लिए, तो बस वो हो नहीं पाया, वो नेशनल चैनल लॉन्च हो नहीं सका इन ए वे जो है। तो मुझे मेरे मन में कहीं कहीं ये आई, इंसान में भी देखो मेरे मन में भाव आया कि यार कहीं मुझे टहलाया तो नहीं जा रहा। जैसे एक आदमी ने कहा कि कॉर्पोरेट से उतारते हैं तो सीढ़ियों से उतारते हैं, 1 सीढ़ी उतर गए, 2 उतर गए, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे इररिलेवेंट होने का इंतजार किया जा रहा है इन वे। और बाद में एक दिन मुझे कह देंगे राहुल जी क्या जगदीश जी अब आप चाहो तो राजस्थान चला लो, या जो भी जैसे सेरेमोनियल डिपार्चर होता है आप कहिए। तो मेरे मन में आशंका आ गई, हो सकता है आशंका गलत थी सही थी, आज उस पर जाना बेकार है, पोस्टमार्टम करना। तो इस आशंका के कारण से मैंने कहा साहब मैं तो नेशनल चैनल चलाऊंगा,
उनका रुक जाओ थोड़ा जो है, मैंने सब रुका नहीं जा रहा, प्लीज डोंट माइंड। हाँ, उन्होंने बड़ापन दिखाया, उन्हें माला पहनाई, छोड़ने आए लिफ्ट तक हैं और छोड़ा। और उनके चूंकि उनका गजब है उनका मैनेजमेंट अपना ह्यूमन रिलेशनशिप का, एचआर जो उनका जो एचआरडी, तो आज भी उनसे इतने अच्छे संबंध हैं। अब ईटीवी का राजस्थान जो है, जो मेरी संतान है, आपको मालूम है मैंने खड़ा किया, सब किया। तो हो सकता है लोकल मैनेजमेंट, हो सकता है लोकल मैनेजमेंट में इतना अच्छा नहीं लगता हूँ, या हो सकता है मेरी इनसे ऐसी निकटता नहीं हो, और जो टॉप लीडरशिप रिलायंस की मेरा मान सम्मान आदर वाइस वर्सा बिल्कुल बरकरार है। मैं कभी कोई साल में जाता हूँ, मिलता हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि आज मैं उनके साथ काम नहीं कर रहा हूँ। दे आर ग्रेट पीपल, दे आर ग्रेट मैनेजर्स एक्चुअली जो है। तो वो तो उसका जवाब मैंने आपको दिया है कि हम छोड़ के जहां से आए ऐसा क्यों नहीं हुआ। अब जी का देखिए, तो वहां से निकले उस दिन माला पहन के, और रिलायंस वाले कैसी आदमी को हैंडल कैसा करते हैं आप देखिए। जब मैं आया उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं भी लगा होगा, लेकिन मन को समझ लिया कि जाएगा, ठीक है, तो प्यार से जाने जो है। तो मैं जयपुर पहुंचा, इससे पहले सीनियर आदमी यहाँ पे आया, उसने मेरा फेयरवेल हुआ, उसमें कसीदा पढ़ा मेरे नाम का, और कंपनी का एक प्रशस्ति पत्र मेरे लिए पढ़ा जिसमें कहा गया कि मैंने रीजनल टेलीविजन को एक प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस बनाया, ठीक है ना। तो मैं हमेशा उनका आभारी रहूंगा। तो ये कारण रहता है कि सामने वाला का व्यवहार, और कुछ आपका ये सोचना कि लड़ना नहीं किसी से भैया, बाय पीस एंड बाय। उनके घर से निकला, जी में चला गया। अब सुभाष चंद्र तो क्या ना वंडरफुल बिजनेसमैन है, बम्बई की बात है, एक ही दिन की बात है सारी। ये 11:30 वहां से निकला, 12 बजे सुभाष जी घर पहुंचा, उनसे बात हो गई थी। उनके मन में भी था कि ठीक है रीजनल का है, तो आके करो, यहाँ बैठ के करेंगे। पुरुषोत्तम है हमारे दोस्त अभी जो सीनियर, उनका भी तुम दोनों मिलके चलाओ इसको अच्छे से जो। तो उन्होंने कहा क्या चाहिए, कि एक आदमी एक घर छोड़ के आया, तो सामने वाला पूछता है ना घर क्यों छोड़ के आए, तो पूछा भी बिल्कुल जी, क्यों छोड़ा। हमने साहब थोड़ी सी बात ऐसी हो गई थी, नेशनल चैनल की मृग मारीचिका में भटक गया हूँ, नेशनल चैनल चाहिए इसलिए छूट गया वो घर, आप देंगे तो अच्छा लगेगा, यह उनका डन। उन्होंने खड़े खड़े ही वो एक नेशनल चैनल 150 करोड़ का जो भी था वो सैंक्शन कर दिया, बिजनेसमैन, ठीक है, और डायरेक्टर बना दिया, और कहा, और फिर एक आगे अब सुनो मैं क्या चाहता हूँ। हमने कहा हुक्म करिए। उनका आप सारे रीजनल चैनल चलाइए, 8-10 चैनल जितने भी हैं। तो हमने कहा साहब हम तो अब एकांतवास की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए हम एक चैनल चलाना चाहते हैं राजस्थान और एक नेशनल। तो उन्होंने भाई चलाओ तो अच्छा लगेगा, और बॉस कहे तो मानना होता है। देखिए फिर हमारे में सत्ता का मोह था, वापिस जाग गया कि 20 चैनल छोड़ के आ रहे हैं, चलो 10 तो चलाओ यहाँ पे। हमने हाँ भर दी, और उन्हें 1 साल बहुत अच्छे चलाया। और सबसे खास बात ये रही कि नेशनल चैनल जी हिंदुस्तान हमने नाम दिया, वो नाम ओके हो गया सब जगह, मंत्रालय में सब जगह जो है, सुपर हिट नाम था उस समय का जी हिंदुस्तान नाम। बिल्कुल। और उसके बाद से फिर ये सब हिंदुस्तान की बात चली, हिंदुस्तान भारतवर्ष, TV9 भारतवर्ष, जो भी चला एक भारतवर्ष, मतलब वो बात चली उसमें, और हमें बड़ा मजा आया उस चैनल। तो हमारी अंतिम इच्छा रहती है नेशनल चैनल चलाने की, वो हमने पूरी की जी में आकर के, ठीक है। और बाद में फिर हमें लगा कि अब हमें एकांतवास की ओर चलना है, ठीक है, और छोटी मोटी बातें हैं तो चलो भाई। तो मान सम्मान के साथ वहां से माला पहन के आए, और माला की हालत ये थी कि जिनको मैंने चार्ज दिया, पुरुषोत्तम अभी जो सीईओ हैं, वो खुद अपनी गाड़ी में बैठ के मेरे साथ में मुझे मेरे नई मंजिल तक छोड़ने गए, फर्स्ट इंडिया। तो संबंधों की पराकाष्ठा है, और अच्छे रहने चाहिए, सबको इस दुनिया में रहना, ये रहना है, ये तो संबंधों की बात है। फर्स्ट इंडिया की बात आपने कही कि कैसे हुआ, फिर मैं अखबार पे आता हूँ जो है। तो फर्स्ट इंडिया क्या, फर्स्ट इंडिया के जो मालिक हैं, और जो बहुत प्रगतिशील आदमी, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, जाट कम्युनिटी से हैं, लेकिन आमतौर पे जाट्स के बारे में जिस तरह से लोग कहते हैं भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, या कोई मतलब इरेटिक हो जाते हैं, या जो भी एक परसेप्शन हर कम्युनिटी का अपना होता है। हमारे लिए भी कई लोग कहते हैं बहुत ऐसा वैसे जो भी। तो वो क्या है कि बिल्कुल डिफरेंट है, किसी कम्युनिटी का प्रभाव उनके चेहरे पे नहीं है, राजपूत जाट XYZ। वो एक बहुत पढ़े लिखे अच्छे शांत और वेल थॉट और सॉर्टेड पर्सन है, वीरेंद्र चौधरी उनका नाम, ठीक है। तो 5 साल पहले मुझसे मिलने आए थे जो है, और वो आए तो उस समय उन्होंने कहा था, मैं ETV में था, कि मैं चैनल चलाना चाहता हूँ, आप बताइए एज ए फ्रेंड। हमने कहा मत चलाओ। उनका क्यों? हमने कहा राजस्थान में अभी ETV के अलावा किसी दूसरे की घुसने की गुंजाइश नहीं, सरकार सपोर्ट नहीं कर पाएगी। तो 1-2 दिन में उन्होंने सोचा मित्रों से, उनका नहीं चलाएंगे। तो हमने पूछा कि कितने पैसे अपन घाटा खा सकते हैं, तो उन्होंने कहा 50 करोड़ तक घाटा खा सकते हैं, 5 साल चलाएंगे, देखेंगे, फिर आगे भाग गए। हमने ठीक है कर लीजिए। कुछ चांस ऐसा हुआ कि इंस्पाइट ऑफ हिज बेस्ट एफर्ट्स, और वो बेस्ट एडिटोरियल के आदमी है, बड़े प्लान्ड और हर तरह से जो,
लेकिन कभी भाग्य साथ नहीं देता ना, इसका क्या करो आप। तो भाग्य ने साथ नहीं दिया, बिजनेस फेल्ड द चैनल, बिजनेस उस तरह से नहीं खड़ा हो सका चैनल में जितना एडिटोरियली खड़ा हुआ अच्छा सा। तो क्या हुआ, राजस्थान का सबसे बेस्ट चैनल फर्स्ट इंडिया, सबसे ज्यादा पैसे लगाए उन्होंने फर्स्ट इंडिया, सबसे ज्यादा इक्विपमेंट आधुनिक सारे जो है, स्टाफ यहाँ का बेस्ट, बिल्डिंग यहाँ की बेस्ट, और एक अच्छी संस्कृति और संस्कार यहाँ के लोगों के जो है, मतलब बहुत साफ सुथरे लोग, एचआर के हों, फाइनेंस के हों, इसके उसके हों, तो बहुत एक बना बनाया विरासत मुझे ऐसी मिली उस समय जो है। हाँ, तो फिर ये 5 साल जब हो गए तो मन में तो कोई ख्याल आता था, दोस्ती में मिलते थे आपस में, क्योंकि अब अच्छा, जिस मैंने आपसे कहा ना कि राजपूत जाट होना एक अलग बात है, लेकिन अच्छे व्यक्ति तो सभी जगह है ना दुनिया में। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें कास्ट का कोई लेना देना नहीं है, उससे जो है एक छवि बन जाती है कि एग्रेसिव कास्ट है, एक छवि ये बन जाती है कभी कभी कि एग्रेसिव कास्ट है। मान लो राजपूत हो गया, जाट हो गया, पंजाबी हो गया, सरदार हो गया, वे एग्रेसिव है लोग जो है, लेकिन एग्रेसिव होने के बावजूद भी लोग बहुत विजडम से काम करते हैं, बहुत ही अच्छे शालीनता से, पढ़े लिखे सब, मतलब उससे चलते हैं सारे। एनी हाउ, तुम्हारे आपस में बात ये चलती रही कई बार कि आ जाओ इधर। तो इस बार जब ये माहौल बना, जी का भी मैंने देखा कि साल सवा साल हो गया, अपने चैनल लॉन्च कर दिया है, और कभी कभी क्या होता है, इंट्यूशन कहती है अब अपने चलने का वक्त आ गया है। तो इंट्यूशन ने कहा कि चलो जो है, तो हमने इनसे पूछा, इन्होंने कहा आपका स्वागत है। तो मैंने ठीक है, फिर राम अहिल्या की स्टोरी करते हैं आके। तो हम आगे बैठ गए हैं जो है जी। और ये हमारी अंडरस्टैंडिंग डे 1 को हो गई थी कि हम तो मालिक की तरह काम करते हैं, फ्री हैंड से काम करते हैं। उन्होंने कहा हम भी ये चाहते हैं, आप रहिए, आपका मान सम्मान हमारा मान सम्मान है। और आज 2.5 साल हो गए हैं, हमारी शानदार रिलेशनशिप है, और उसका परिणाम ये है जो मैंने पहले आपसे कहा था, सिंगल कमांड विद ट्रस्ट एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो आज फर्स्ट इंडिया, आप टीआरपी रेटिंग्स में उसको ऊपर नीचे करते रहिए, उसमें ज्यादा मेरी आस्था नहीं रहती कैसे भी जो है, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेस फर्स्ट इंडिया इज ए लीडर ऑफ न्यूज इन राजस्थान इन ए वे। तो ऐसे होता है। और एक जो बात आपने कहा कि सक्सेस कैसे आती है, तो टीम से आती है। राजस्थान में 100 लोग हैं लगभग जो कि टेलीविजन को जानते हैं, रीजनल टेलीविजन को। पहली बार मेरे साथ जुड़े, उन्होंने ई बनाया, फिर जी में जुड़े, उन्होंने जी बनाया, अब सी में जुड़े तो उन्होंने सी बनाया। तो ये लीगेसी है, टीम कैरी करती है साथ साथ। तो ये कारण है, इनके कारण से हम जहां गए फिर वो सक्सेस हुआ इन ए वे। तो ये आप प्रिंट में कैसे आ गए? हाँ, प्रिंट मेरी जिद है, मेरा पैशन। मेरे मित्र हैं प्रकाश भंडारी, हमने जब अखबार लॉन्च किया तो किसी ने पूछा कि क्यों कर रहे हैं, उन्होंने कहा जगदीश चंद्रा की जिद है अखबार। तो हमने उन्हीं से पूछा कि क्यों। तो एक्चुअल में क्या हुआ, जब जी में आए तो उनका डीएनए चलता था, जयपुर का डीएनए भी था, घाटे में था एज यूजुअल, भास्कर के साथ था उनका, लेकिन 12 साल के बावजूद भी भाग्य ने साथ नहीं दिया डीएनए का, वो प्रॉफिट में नहीं आया। तो सुभाष जी ने कहा भी ये चलाओ, हमने कहा बिल्कुल चलाएंगे। हमें तो क्या है ना कि चाइना के लिए लोग कहते हैं उनकी अधिनायकवादी नीति हर देश की होती है, मेरी भी है, मुझे विस्तारवादी नीति। तो मुझे भी लगता है कि ठीक है, 1 चैनल 2 चैनल 5 चैनल जो है तो प्रिंट से चलते हैं, विस्तार करते हैं थोड़ा यार, इसे मजा आएगा, इसको अलग से देखेंगे जो है, स्टोरी लिखेंगे शाम को, उसे छपी हुई देखेंगे, बड़ा मजा आएगा यार, डिलीवरी जिसे कहते हैं, एक जॉब सेटिस्फेक्शन वो करेंगे। तो हमने वो जी सुभाष जी का आदेश मान के जी ले लिया, डीएनए जयपुर का जो है, और प्रॉफिट में आ गया, 2 करोड़ प्रॉफिट हो गया पहले साल में जो है। तो हमें ऐसा लगने लगा कि हाँ हम प्रिंट भी जानते हैं, कुर्सी सिखाती है ना, तो हमें लगा कि हम तो प्रिंट जानते नहीं, हमें लगा कि हम तो कर सकते हैं प्रिंट भी। तो वो प्रिंट वो छूट गया ना जी में, यहाँ आने से, जी में यहाँ आने से 2 चीजें छूट गई। एक तो नेशनल चैनल छूट गया, ठीक है, वो एक अधूरी छोटी सी आस है, अधूरी आस कहते हैं, कभी हो जाएगी तो हो जाएगी, नहीं उसके बिना भी जाएंगे दुनिया छोड़ के तो अफसोस नहीं है, क्योंकि एक बार चला दिया चैनल, नेशनल चैनल लॉन्च चला दिया, बिल्कुल बिल्कुल, और वो आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है, ठीक है। और दूसरा ये उसका एंगल ये था अखबार का, तो फिर हमने कहा कि अखबार भी लॉन्च करेंगे। तो जैसे हम स्टेबल हुए थोड़े यहाँ से, तो हमने अखबार लॉन्च कर दिया उसी स्टाफ के साथ, क्यों डीएनए बंद हो गया यहाँ पे, आर्थिक कारणों से डीएनए ओवरऑल ही बंद हुआ, उन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग किया अपने ग्रुप का, उसने डीएनए को छोड़ा जो है। तो सारे उसी स्टाफ को लेकर के 22 लाख हमने ये चला दिया जो है, 4 करोड़ का अखबार चला दिया हमने जो है। पिछले साल घाटा रहा, पहले साल घाटा रहता ही है, लेकिन इस साल ऐसा सरकार की मेहरबानी है, सरकार का सपोर्ट है, तो लगता है ब्रेक इवन हो जाएगा, और ये तो चलता है, तो पार्ट ऑफ लाइफ। अब सवाल आपका ये है कि भाई टेलीविजन के बाद प्रिंट में इतना अच्छा कैसे चला अखबार? बिल्कुल। तो इसका जवाब मेरा यही है, वही खबर ही जीवन है।
फर्स्ट इंडिया, आज राजस्थान का पॉलिटिकल टेम्परेचर अगर जानना हो तो फर्स्ट इंडिया पढ़िए। कुल 5 खबरें होती हैं, उसी में पता रहता है तापमान कहाँ जा रहा है। अंग्रेजी का राजस्थान का एकमात्र अखबार है। सर्कुलेशन है केवल 2500, प्राउड सर्कुलेशन 2500। उसके लिए नकली सर्टिफिकेट लाके 2 लाख दिखाने की जरूरत नहीं मुझे। किसी भी स्टेट में 1000, 2000, 500 लोग होते हैं ओपिनियन मेकर्स, जो रेलेवेंट हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं। उन सब के गेट पे आज पहुंचता है फर्स्ट इंडिया। 2.5 लाख लोग जो हैं इसको डिजिटल पे देखते हैं। डिजिटल वो नकली फिगर्स नहीं, प्रमाणित फिगर्स, सर्टिफाइड। 2.5 लाख लोग देख रहे हैं उसको। और थैंक्स टू कोरोना इन दिस एक्सटेंड, नॉट अदरवाइज थैंक्स, अदरवाइज तो मौत है वो जो है कि कोरोना के कारण से क्या वो डिजिटल हिट हो गया, तो लोग अखबार को छूना नहीं चाहते। 21वीं सदी में 18वीं सदी का माइंड सेट लेके लोग आज बैठे हुए हैं, अखबार को छुएंगे तो कोरोना हो जाएगा, और उसमें डॉक्टर भी शामिल हैं कई। तो वो तो एक त्रासदी अलग ही है हिंदुस्तान की, उसको छोड़िए आप इस पार्ट को। लेकिन अखबार डिजिटल वर्ल्ड के लिए वरदान बन के आया कोरोना। हमारा बढ़िया सर्कुलेशन सब होता रहेगा इसमें जो है। तो अब क्या है फर्स्ट इंडिया की स्थिति, पॉलिटिकल लीडरशिप में सोनिया गांधी घर पढ़ा जाता है, वाड्रा के घर पढ़ा जाता है, प्रियंका गांधी के बच्चे पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, छपते हैं रोज उसके अंदर। आप देखिए अहमद भाई उसको देखते हैं, अजय माकन देखते हैं, अविनाश पांडे देखते हैं। अब आप राजस्थान पे आ जाइए, अशोक गहलोत क्या, मुझे ये लगभग तय है, एक तरह से मेरा मानना है कि जो अखबार उनके घर जाते होंगे तो पहले दूसरे नंबर पे एक बार इसे जरूर उठाते हैं सबसे पहले कि आज क्या है। और एक छोटा अखबार है, 3 मिनट पढ़ना पड़ता है इसको केवल, बस। भास्कर को आप 20 मिनट पढ़िए, पत्रिका को 20 मिनट पढ़िए, टाइम्स ऑफ इंडिया 20 मिनट पढ़िए। भैया हमें तो 3 मिनट ही चाहिए खाली, बस हमें चाहते हैं सबसे पहले आप हमें उठाएं, 3 मिनट पढ़ें, मुस्कुराएं और अखबार पे एक तरफ दें, हमारा काम हो गया। तो वी आर वेल एस्टेब्लिश्ड। तो जो आखिरी 2 सवाल मुझे पूछने हैं, उसके पहले इसमें एक छोटा सवाल पूछना है कि आपने वसुंधरा राजे और नरेंद्र मोदी जी का नाम नहीं लिया, कि वो देखते हैं कि नहीं आपके अखबार को। हाँ, वो आप ठीक कह रहे हैं, दिस इज माई मिस्टेक, ठीक है। क्यों अभी मेरा सारा फोकस केवल कांग्रेस पे रहा बातचीत करते समय। यहाँ कांग्रेस सरकार है ना राजस्थान में, तो माइंड में क्या एक रहता है, कभी न कभी डोमिनेंस रहता है। जब आप बात कर रहे हैं अशोक गहलोत की, अचानक से नरेंद्र मोदी आपको याद नहीं आते, अचानक से शिवराज सिंह आपको याद नहीं आते, जो उस पटरी पे नहीं जाए, उस सेक्टर में नहीं जाए। तो कांग्रेस की बात चल रही थी सारी, अब बीजेपी पे आते हैं अपन। तो मुझे वो सौभाग्य मिला, आपको मालूम है हरिशंकर जी के साथ हम सबसे पहला इंटरव्यू हम करके आए थे नरेंद्र मोदी जी का, आपको ध्यान है। उस रात 11 बजे उनका फोन, 11 बजे फोन आया था उनका उस रात कि क्या कर रहे हैं। हमने कहा साहब सो रहे हैं। उनका राहुल गांधी ने इंटरव्यू दिया है, 0.2% लोग देखते हैं, मैं उसका इंटरव्यू दूंगा, 60% लोग देखते हैं। हमने सर किसे दे रहे हैं, उनका मैं आपको दे रहा हूँ, वीटीवी को दे रहा हूँ। हमने मोर लोयल देन द किंग की भाषा में उनसे कहा उस समय कि सब सारा मीडिया खिलाफ हो जाएगा आपके, तो नेशनल मीडिया अगर आप ऐसा करेंगे तो। उन्होंने मुझे डपटा, उन्होंने कहा तुम छोड़ो उस बात को, आप कब आ सकते हैं बताइए। हमने उसको 8 बजे चले गए, वहाँ इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू के बाद में मालूम पड़ा हमने क्या मीर मार लिया, देश में हंगामा हो गया। और हमारे मीडिया इतिहास में आज जो भी नरेंद्र मोदी का आभा मंडल है संसार में, देश में जो भी है और आगे रहेगा जैसा है, उसमें ये भी एक उपलब्धि मानी जा रही है हमारी, हमने पहला इंटरव्यू प्राइम मिनिस्टर का हमने किया, उसने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट का। तो सक्सेस तो भी ऐसे आती है, चांस उससे सक्सेस आती है, और हमने किया। तो नेचुरली इतने साल उनके साथ हमने काम किया गुजरात में, तो अखबार जाता है वहाँ, और वहाँ उनका ओएसडी रात को 1:30 बजे जो अखबार दिखाता है, जिस दिन हम छापते हैं पूरा जैकेट नरेंद्र मोदी की, और फिर छापेंगे 17 तारीख को उनका बर्थडे है, ठीक है ना। तो नरेंद्र मोदी की पकड़ बहुत जबरदस्त है मीडिया पे, और मैं हैरान होता हूँ कि 24 घंटे के अंदर वो सारे संसार के मीडिया का, जिसमें फाइलें भी तो निकालते होंगे, पॉलिटिक्स भी करते होंगे, बिहार की बात भी करते होंगे, अमित शाह के परिवार में उनके वाइफ को फोन भी करते होंगे कि तबीयत कैसी है उनकी, सब कुछ करते हैं वो लाइफ में, टाइम है उनके पास में देखने का। तो मेरा ऐसा आकलन है कि रात 1:30 बजे उनको ओएसडी उनको उस दिन हमारा अखबार जरूर दिखाता है, जो जैकेट में होते हैं, शानदार, हर आदमी का मन करता है देखने का अपने आप को। अमित शाह जी के हमारा रेगुलर है, ओएसडी देखते हैं, उनको ओएसडी पढ़ते हैं, कभी कभी रिएक्शन भी आता है वहां से जो है। और बीजेपी के जो 4-5 और प्रकाश जावड़ेकर हैं, और जितने अपन मानते हैं, अधिकांश लोग उस अखबार को देखते हैं, ओम माथुर हैं और हैं, सब उसको देखते हैं। रही बात राजस्थान की, मैंने आपसे कहा वसुंधरा राजे, तो ये तो सब देखिए, तो ये तो लोकल मीडिया है, ये तो उनकी सांसों में है। वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, ये तो अगर लोकल अखबार नहीं पढ़ेंगे, इनका तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा इन ए वे, आप ये मानिए। तो वो पढ़ती अखबार वैसे उनका ही रहता है, मैं अखबार नहीं पढ़ती हूँ, उनका ही रहता है, ठीक है। लेकिन बात पहुंचती है कहीं ना कहीं, और सोशल मीडिया ऐसा हो गया, आप मत पढ़िए, लोग मोबाइल पे डाल देते हैं उनको। हमारे यहाँ रिपोर्टर है, जो कुछ छपता है उनके बारे में डाल देते हैं। और हमारी एक खासियत क्या रही है, जो आपने पहले सवाल किया था, एडिटोरियल पॉलिसी, आपका सवाल था बीच में, कभी किसी ने दबाव डाला या कोई झगड़ा हुआ पॉलिटिकली,
तो हमें भैया किसी ने दबाव नहीं डाला, उतना ही डाला जितना डालना चाहिए, जिसको हम स्वीकार कर सकते हैं, छोटा मोटा, ठीक है। कोई फ्लैश पॉइंट नहीं आया, कभी ना उधर से आया ना हमारी तरफ से आया। और एक बार खुद गहलोत साहब ने भी जोधपुर में कोई भाषण में हमारे आए थे, तो ये व्यंग में उन्होंने कहा था फर्स्ट इंडिया और जगदीश चंद्रा जो है ये तो जो मुख्यमंत्री होता है उसके साथ रहते हैं। हमने कहा यार बड़ा आपने उपकार किया हमारे ऊपर। तो क्यों? मैंने कहा आप कभी ये नहीं कह सकते मेरे को मैं वसुंधरा का आदमी हूँ या उनके साथ रहता हूँ 24 घंटे। वो मेरे पहले ये हंसते पहले उनके होता था कि वो कैसे हैं, ये क्या है। मैंने कहा आप नहीं कह सकते, पर मैंने कहा इसमें एक संशोधन है, हम मुख्यमंत्री के साथ रहते हैं लेकिन पुराने वालों को भूलते नहीं, ये हमारी विशेषता है। पिछली बार जब 5 साल अशोक गहलोत सत्ता में नहीं थे तो मेरा दावा है कि पूरे 5 साल हमने वसुंधरा राजे के बाद जिस किसी पॉलिटिशियन कवर किया मैक्सिमम तो अशोक गहलोत ही थे, क्योंकि हमारा ये नारा था पुराने को भूलेंगे नहीं, नए के साथ रहेंगे। और नया तो 90% रहेगा, लेकिन पुराना क्या होता है जब हटा हुआ होता है बेचारा कोई आदमी तो उसके लिए 10% ही रेलेवेंट हो जाता है, कोई भी हो, चाहे मैं हूँ आप हो ऐसे बिल्कुल हमारे संबंध ठीक है उनसे। अब आज यही हो रहा है हमारे साथ में, आज वसुंधरा राजे सत्ता में नहीं है, ठीक है, तो केवल अखबार या चैनल जो वसुंधरा राजे को मैक्सिमम कवर करता है वो फर्स्ट इंडिया, मैक्सिमम इन द गिवन सेट ऑफ लिमिटेशंस। आप समझ रहे मेरी बात को? कल जैसे कल जयपुर में पूर्व मंत्री की डेथ हो गई थी, बहुत पुराने पार्टी कार्यकर्ता थे मोहन लाल जी, उनके घर पे गई, किसी अखबार ने किसी चैनल ने नहीं चलाई पट्टी, हमने फोटो छापा कि हमारा कंसेप्ट क्लियर है। गहलोत साहब को मालूम है कि फोटो छापने से वसुंधरा जी के जाके बैठ नहीं जाएंगे घर पे, क्लैरिटी है हमारे बारे में, क्लैरिटी हमारे इंटेंशन के बारे में क्लैरिटी है, और लोग मैच्योर हैं यहाँ, वो समझते हैं। तो मैंने आपको जवाब दिया है कि सबका ध्यान है, सब जगह अखबार जा रहा है, सब लोग। तो मैंने आपसे सवाल किया, अब आखिरी 2 मेरे सवाल रह गए हैं। एक सवाल ये है, जो मैंने आपको देखा है, जो कम संपादकों को मैंने देखा है ऐसा करते हुए, और जो मुझे याद है गिने चुने नाम है संपादकों के जो अपने संवाददाताओं की रिपोर्ट के साथ खड़े रहते हैं। मेरा ये अनुभव है और कई जगह से मेरी जानकारी है कि आप अपने संवाददाताओं की स्टोरी के साथ और संवाददाताओं के साथ, भले ही वो मुख्यमंत्री को लेकर की गई रिपोर्ट्स हों या किसी ताकतवर मंत्री के खिलाफ हुई हों या अंडरवर्ल्ड वाले के खिलाफ हुई हों, आपने अपने संवाददाताओं का हमेशा साथ दिया है। ये परंपरा कहाँ से आपने सीखी या शुरू की, या इनबिल्ट आप में है कि जो हमारे साथ है उसका हर प्रकार से साथ देना चाहिए? बहुत बढ़िया सेंटेंस आपने कहा, माई मैन इज ऑलवेज राइट। ठीक है, मर्डर करके आ जाएगा, कानून अपना काम करेगा, जमानत होगी, जेल में खाना भेजना पड़ा तो मैं आपसे कहूंगा मित्र से कि यार खाना ले जाना है देना। मैं अपने हर आदमी के साथ खड़ा हूं हमेशा। माई मैन इज ऑलवेज राइट। मैं घर में डांट लूंगा, कर लूंगा, पब्लिक में समाज में से साथ खड़ा हूँ, नंबर 1। नंबर 2, क्या रिपोर्टर जो करता है आपके चस्के में तो करता है बेचारा, किसके लिए करता है वो जो है। इस इंडिया में सबसे कमजोर व्यक्ति कौन है? रिपोर्टर। सबसे पावरफुल व्यक्ति कौन है? रिपोर्टर। स्थितियां डिफरेंट है। जब मैनेजमेंट साथ खड़ा है तो सबसे पावरफुल है वो, मैनेजमेंट हट गया है बिल्कुल पीछे, बेचारा सबसे कमजोर है, क्या करेगा बताओ। 40-50 हजार रुपये वेतन क्या आदमी, परिवार सब बच्चे सबको लेके तो मेरे साथ रहा, एंड आई एम प्राउड ऑफ माई टीम। मेरा खास बात ये कहना चाहता हूँ, मेरे कभी किसी रिपोर्टर ने कभी किसी उसने मुझे कभी लेट डाउन नहीं किया इस तरह से, और बिल्कुल एक परिवार का रिश्ता रहा है। अब टेम्परामेंट हर आदमी का होता है, कोई कोई गुस्से में कुछ कह भी देता हूँ तो समझते हूँ मेरा एडिटर अद्भुत है। वो तो मतलब एक सेकुलर इंडिया का सेकुलर एडिटर है, सैयद उमर जो है, बहुत ही गजब आदमी, लीडरशिप ये वो सारा। और एक्चुअल में देखा जाए तो जीवन के उत्तरार्ध में चैनल का काम तो मैंने उसी को छोड़ दिया है, मोर और लेस। बहुत छोटा मोटा वो इक्का दुक्का पट्टी को ऐसी आती है या कोई छेड़ता है, कोई तरंग खबर की मन में उमंग उठती है, उठती है थोड़ी, तो कुछ करते हैं, बाकी तो वही देखते करते हैं। तो एक क्या टीम वर्क होता है बेसिकली, तो इसलिए सबके साथ खड़े होना चाहिए। और आपसे सीखा, आपसे और लोगों से सीखा जिनके साथ हम रहते हैं, काम करते हैं। तो द कंपनी यू कीप इन ए वे, आप हैं, संजय श्रीवास्तव हैं, छाबड़ा जी हैं, और हैं, सब हैं, हरिशंकर व्यास हैं, जो लोग हैं इस तरह से जो जीवन में रहे साथ साथ चलता। जगदीश जी, अब आखिरी सवाल ये कि आपकी नजर में जो इस पूरे मीडिया पटल पर भारत के किसी भी भाषा में आप ऐसे कितने लोग जानते हैं जो जगदीश चंद्रा जी जैसे जर्नलिज्म या इंथुजियाज्म के साथ या किलिंग इंस्टिंक्ट के साथ काम कर रहे हैं? आप देखिए कर ही रहे हैं लोग, मतलब इन वे देखिए जर्नलिज्म की तो परिभाषा बदल गई है इन वे।
हाँ वो बड़ा व्यापक विषय हो जाएगा, उसमें हम नहीं जा रहे अभी, देखे जो है। नहीं, लेकिन इसको शॉर्ट में बताइए कि आपने जो पत्रकारिता की और आज जो पत्रकारिता हो रही है, इसको, उसके ऊपर आपकी एक टिप्पणी तो बनती है, क्योंकि आपने इस तरह की पत्रकारिता कभी की नहीं। जो आज टेलीविजन की पत्रकारिता हो गई है, देश के, गांव के, प्रदेश के हर तरह के सवालों को छोड़ करके एक दूसरी ही तरफ लोगों को भटकाने की कोशिश हो रही है, इस पर टिप्पणी तो आपकी बनती है। 100% बनती है, बहुत सम्मान के साथ, प्यार के साथ टिप्पणी करेंगे उस पर जो है। एक तो क्या मुझ पे इसका असर नहीं हुआ। एक प्रजाति होती है, ऐसे कहते हैं, कोई भालू है किसी द्वीप में, या कोई ऐसा कोई बहुत मतलब सम्मानजनक जीव है जिसपे बर्फ गिरती रहती, करता रहता है, उसको असर नहीं होता। सिर्फ सब मतलब मैन ऑफ ऑल सीजन्स कह दो, या उसका सर्वाइवल हर जलवायु में, हर तापमान में, हर टेम्परेचर में होता है। तो ईश्वर ने समय के साथ साथ खाते खाते ठोकरें आगे पीछे होते होते ऐसा बना दिया है कि अब मतलब क्या है कि आई थिंक माई सेल्फ ए मैन ऑफ ऑल सीजन्स। तो जो लोकतंत्र में और जो मीडिया का मायना बदला, या जर्नलिज्म का मायना बदला थोड़ा 5-7 साल से या 10 साल से, ये मानिए, उसका मेरे पे ज्यादा प्रभाव नहीं हुआ। उसके दो कारण हैं। एक तो रीजनल चैनल्स पे उतना प्रभाव नहीं हुआ, नंबर 1, और उसमें विद इन दैट एरिया जो है मेरे पे बहुत ही कम हुआ। मैं पहले भी यही कर रहा था जो आज कर रहा हूँ। पहले भी मेरा ब्रॉडली ऐसा रहता, सबको साथ लेके चलने का। एक बहुत ही मोटा सा फार्मूला हमने बनाया हुआ था, जिसपे चर्चा भी होती है, डिबेट भी होती है, 60-40, ठीक है। रूलिंग पार्टी है तो 60% कवरेज उनका जाएगा। क्यों जाएगा कि कम से कम 51% लोग उसके साथ हैं मुख्यमंत्री, तभी मुख्यमंत्री, वरना मुख्यमंत्री रह नहीं सकता। अगर आप उस 51% का सम्मान नहीं करेंगे और जबरदस्ती एजेंडा लगाते रहेंगे तो मतलब नहीं है उससे। एक बड़े ग्रुप के एक बड़े मालिक से हमने एक बार कहा कि भाई आप इस चीफ मिनिस्टर के खिलाफ 24 घंटे पर लगे रहते हैं यार, क्या बात है ये। और ऊपर से आप ये भी कहते हैं कि हम तो स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं, बिल्कुल दबते नहीं, किसी करेज कन्विक्शन है। तुमने कहा तो बायस है, ये तो बायस है, ये पत्रकारिता के खिलाफ है बात। ही वो भी हिले एक बार। 51% लोग मुख्यमंत्री के साथ हैं, आप उसकी एक भी अच्छाई नहीं देखते भाई। आज हिंदुस्तान में हमने ये चलाया था, स्टेट्स मेक द नेशन, ठीक है ना। आज अरुणाचल का ही सही, अरबी 32 मुख्यमंत्रियों में 30 मुख्यमंत्रियों को एक तो मुख्यमंत्री ऐसा होगा, या यूं सही कहिए कि 32-34 मुख्यमंत्री कोई एक काम तो अच्छा अपने इलाके में करते होंगे ना। बिल्कुल। तो हम आज तक पे देखते हैं, किसी वाई पे देखते हैं, ना सी पे देखते हैं, डी पे देखते हैं, कोई अच्छा काम बहुत ही रेयर, कोई रेयर और रेयर में किसी दिखता है तो दिखता है किसी नेशनल चैनल पे। वरना कोई स्कैंडल हो जाए वहां, या क्रिटिकल हो जाए, या कोई कंगना आ जाए, XYZ आ जाए, तो बातें चल जाती हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न है जिसमें टिप्पणी करने का, तो मुझ पे इस तापमान का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि हम रीजनल चैनल है, और रीजनल चैनल चूंकि नेशनल लोग प्रभावित बहुत कम होते हैं, ठीक है। और जो भी रस्साकशी है वो दिल्ली मीडिया में लेकर के, रस्साकशी जो भी हो रही है प्रजातांत्रिक मूल्यों की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, और की जो भी है पत्रकारिता की, विचारों की, वो सब वही है। वो शाहजहांपुर से आगे नहीं आ रही, राजस्थान में नहीं आ रही, वो वहीं दिल्ली में है, गुड़गांव, बस वहीं उसी में है। तो हम उस दायरे में बहुत कम है। चुनाव कभी कभी होते हैं, मान लो जब चुनाव होंगे तो दिल्ली की सेंट्रल लीडरशिप जो होती है वो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेती है, लेकिन उनका इतना ही आग्रह होता है, इसमें अकोमोडेट कर सकते हैं आराम से, कोई बड़ी बात नहीं होती उसके अंदर। तो मेरे पे क्या है कि जो 5, 7, 8, 10 साल में जो मीडिया का मूड बदला है, जर्नलिज्म बदला है, रेगुलेशन बदला है, उसका रिमोट कंट्रोल बदला है, उसका मेरे पे ज्यादा प्रभाव मुझे नहीं दिखाई दिया इन ए वे। अब इससे जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न आप पूछे इसी से। इससे जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न फिर है नहीं, क्योंकि आपने उसको टाल दिया। मैं तो ये पूछ रहा था कि देश की पत्रकारिता जिस दिशा में जा रही है, वो एक पत्रकार जगदीश चंद्रा के मन को परेशान करती है या नहीं करती? हाँ, ठीक है। अब ये आपका अंतिम सवाल है, और अंतिम सवाल में एक गूगली है, एक सिक्सर है। सिक्सर तो मैं लगा नहीं सकता आपकी गूगली पे, ठीक है। लेकिन ये बात जरूर है आपकी कि कोई भी कानून, कोई भी सिस्टम समय, काल, देश और परिस्थिति के हिसाब से ही चलता है, तभी सक्सेस होता है। तो मीडिया भी अपने आप को बदले देश, काल, समय, परिस्थिति के हिसाब से। कितना बदले इस पर डिबेट हो सकती है। और आपने कहा परेशान करने वाली बात, तो देखिए आसमान तापमान में जो विरोध होता है, दिल्ली में जो बरसात होती है तो 6-8 घंटे बाद जयपुर भी आ जाती है। तो परेशानी का सबब जो टू दैट एक्सटेंट तो है ही ना, मन में सभी के है, मेरे भी है, मैं कोई एक्सेप्शन थोड़ी हूँ।
जमात तो मेरी वही है जो आप हैं, सब हैं इन वे आज की तारीख में, ठीक है। तो मैं भी चिंतित होता हूँ, कुछ घटनाओं को लेकर सोचता करता हूँ, फिर दूसरा पक्ष भी देखता हूँ, उसका दूसरा पहलू भी देखता हूँ, फिर मौन हो जाता हूँ। क्यों कभी कभी ऐसा भी कहते हैं, मौन का एक संस्कृत में कहावत है, मौन ही बेस्ट है, वो जो है दैट वे। और फिर चूंकि बात क्या है, मुझे कोई डायरेक्टली प्रभावित नहीं कर रहा आकर के, मेरे काम को, मेरे धंधे को, मेरे उसको। हालांकि ये स्वार्थी बात है, मैं क्या मतलब छोटी बात कह रहा हूँ ये कि मुझ पे नहीं है, लेकिन एज ए कम्युनिटी अगर मैं देखता हूँ उसको, तो हाँ, आई ऑल्सो शेयर द कंसर्न ऑफ यू पीपल एंड दैट्स ऑल। तो इस प्रोग्राम को समाप्त करते हैं और जगदीश जी को बहुत धन्यवाद देते हैं। लेकिन धन्यवाद देने से पहले आप ये समझ गए होंगे कि जगदीश चंद्रा जी को मैंने क्यों बुलाया और क्यों ये स्टार एडिटर इंडिया के हैं। आपने इनकी सारी बात सुनी, उस सारी बात में आपको बेलोसपना दिखाई दिया, बेखौफी दिखाई दी, क्लियरिटी दिखाई दी और एक जुनून दिखाई दिया। पर समाप्त करने से पहले मैं, इन्होंने एक शख्स का कई बार नाम लिया, मैं भी उनका नाम लेके एक जानकारी देना चाहता हूं। पट्टी जर्नलिज्म को जो इन्हीं का आविष्कार है, जगदीश जी का, उसकी सफलता का। राजेंद्र छाबड़ा जी हैं, देश के बड़े पत्रकार हैं, जयपुर में रहते हैं, जगदीश जी का अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने मुझे एक बार बताया कि वहां के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया बाथरूम में गिर गए और उनका पैर टूट गया। ये खबर उनके बेटे को ईटीवी की पट्टी से मिली। ये एक राजेंद्र छाबड़ा जी ने कमाल की खबर मुझे सुनाई। मुझे लगा कि आखिर में मुझे ये बताना चाहिए कि जिसको पट्टी जर्नलिज्म कहते हैं, ये जगदीश जी का शब्द है दिया हुआ, पट्टी, नीचे जो स्क्रॉल चलता है उसको ये पट्टी जर्नलिज्म कहते हैं। और गांव-गांव की, मोहल्ले-मोहल्ले की, कस्बे-कस्बे की खबरें आती हैं, जो वहां के मंत्री को, वहां के विधायक को या वहां से जुड़े हुए राष्ट्रीय व्यक्तित्व को किस तरीके से प्रभावित करती हैं। वो जो लोग उसको देखते हैं वो ही जानते हैं। कई उदाहरण मैं भी जानता हूं। तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं और धन्यवाद इसलिए देता हूं कि आप जी, एक मिनट सर, कि आपने पत्रकारिता में घुसकर के जो कमाल किया, उसके लिए आप सारी पत्रकारिता की तरफ से, पत्रकारों की तरफ से धन्यवाद के पात्र हैं। जी, अब आप आखिरी कमेंट कर दें तो। हाँ, कमेंट में पट्टी की बात आपने कही ना, इट इज वेरी डियर टू माय हार्ट। तो उसका महिमा मंडन करने का जो अवसर होता है, मैं उसे चूकता नहीं हूँ उसको। आपने एक घटना बताई, मैं दूसरी घटना बताता हूँ आपको जो है। दूसरी घटना क्या, महेश जोशी है, डॉक्टर महेश जोशी, बहुत ही बढ़िया पॉलिटिशियन। राजस्थान की राजनीति में उन्हें अशोक गहलोत का उत्तराधिकारी माना जाता है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, ठीक है। तो वो कहीं गए थे बीकानेर या भरतपुर कहीं, तो कुछ एक्सीडेंट हुआ छोटा सा उनका। तो उनकी बहन जी हैं यहाँ, बहुत पॉपुलर है, की सिस्टर, काफी केयर करती हैं बच्चे की तरह उनका जो है। तो उन्होंने फोन किया उनको कि तू ठीक तो है। तो उसने कहा मुझे क्या, उनका नहीं, मैंने अभी ईटीवी, मतलब हमारा जो भी चैनल था उसमें, उसपे देखा कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। अब एक और बताता हूँ आपको जी। मैं सीपी जोशी चुनाव लड़ने गए 10 साल पहले, नाथद्वारा, लड़ते रहते हैं, जीतते रहते हैं। तो उस साल मित्रों ने कहा कि चलो भाई सीपी जोशी का पर्चा भरेंगे, तो चलो इस बार आपको नाथद्वारा मंदिर के दर्शन करा के लाएंगे और इस बहाने से उनका पर्चा करेंगे, उनका मनोबल बनाएंगे। मैं ईटीवी किसी में था, उन दिनों ये भी चर्चा चलती थी कि शायद मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। तो मैं इंसान ही हूँ, घटनाओं से प्रभावित होता हूँ, चर्चाओं से प्रभावित होता हूँ। हमने सोचा चलो भाई मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो अच्छी बात है, चलो थोड़ा सा पीआर करते हैं। और हम गाड़ी में बैठ के यहाँ से गए एयरपोर्ट से किंगफिशर की फ्लाइट जाया करती थी उनमें उदयपुर। हम फ्लाइट में बैठ के एयरपोर्ट उतरे, एक सज्जन हमको एक बड़ी गाड़ी में लेने के लिए आए। वो गाड़ी उन्होंने उसी दिन दी थी। उन्होंने कहा कि भाई आपके सम्मान में मैं इसको लेके जा रहा हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है भाई, थैंक यू जो है, ठीक है। तो रास्ते में आगे गए तो जहाँ जाना था उससे 15 किलोमीटर पहले ही एक ट्रक से भिड़ गए, अनकॉल्ड फॉर। ट्रक अच्छा वाला आ रहा है अपनी साइड पे, हम अच्छे वाले अपने जा रहे हैं, कोई रैश ड्राइविंग नहीं, कुछ नहीं है। उसको भिड़ना था हमसे, और वो भी 40 की स्पीड में था, तो कोई मरा नहीं इस तरह से। हम भी भिड़े, वो भी भिड़े, पीछे बैठे हुए थे, पट्टे वट्टे हम मानते नहीं, हम 18वीं सदी के आदमी इन बातों में जो है, बेल्ट वेल्ट जो है। तो हम गिरे उसके अंदर, तुम्हारा हाथ टूट गया पीछे, जो भी ये कॉलर बोन क्या कहते हो, जो भी है ये हो गया, पेन हुआ, हॉस्पिटल गए भाग के वहां से। तो पर्चा तो बीच में रह गया जो भरना था सीपी जोशी का। जाके वापस लौटे उदयपुर हॉस्पिटल में अपना हाथ दिखाने के लिए। तो 15 मिनट बाद जो है हमने, 10 मिनट बाद ही उसके, हमने सोचा यार कंट्रोल रूम फोन करो कि हमारे एक्सीडेंट की खबर नहीं चलाए, वरना घर वाले चिंता करेंगे हैं। तो जब फोन किया हमने, वो सब चला दी वो तो भी 2 मिनट पहले।
और हम आपको फोन कर रहे थे कि आप सुरक्षित हैं क्या। तो ये हाल है पट्टी का। पट्टी पे किसी का नियंत्रण नहीं, खबर पे किसी का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। खबर पानी की तरह बहती, ऑक्सीजन की तरह चलती है, ऐसे आएगी ऐसे जाएगी, दैट इट है। अब उदयपुर की घटना ऐसी हुई तो गहलोत साहब कई बार व्यंग कर चुके कि सीपी को मुख्यमंत्री बनाने गए थे, हाथ तुड़ा के आ गए वापिस, क्या है ये। तो हम भी अपराध बोध में उनके सामने कहते हैं हाँ साहब गए तो थे, अब हाथ टूट गया था, हाथ टूट गया तो क्या करें, हम वापस आ गए। देखिए अब तो आप ही मुख्यमंत्री, आपके साथ ही खड़े हैं, ऐसा कोई विषय नहीं। सीपी जब बनेंगे अभी तो आप ही हैं, आप ही रहिए जो है 5 साल 10 साल जो भी है। तो ये पट्टी की बात जो चली ना, पट्टियां बहुत क्रांतिकारी है। पट्टी इज अ मदर ऑफ न्यूज। बिल्कुल। तो मैं ये सारे देश के पत्रकारों से कह रहा हूं जो इसको सुन रहे हैं या दुनिया के जो लोग देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, उनको मैं ये बताता हूं कि जगदीश जी के ने जो एक मंत्र जीवन का रखा, खबर ही जीवन है, और उसके लिए जिस पैशन से इन्होंने काम किया, शायद इसीलिए इन्होंने सफलता के नए पैमाने बना दिए। और अभी तक उन पैमानों को छूने वाला कोई भी हमारी दुनिया में उस पागलपन के साथ पैदा नहीं हुआ जिस पागलपन के साथ जगदीश जी इस सारी चीज को ऑर्गेनाइज करते हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और आपसे अनुभव हम नहीं पूछ पाए, बहुत सारे अनुभव हैं आपके नेताओं के साथ। कुछ नेताओं का आपने नाम लिया, कुछ का नहीं लिया, बहुतों के साथ, क्योंकि एनकाउंटर आपका बहुतों के साथ हुआ। तो मैं आपसे भी एक छोटा सा वचन चाहूंगा आखिरी, कि हम आपकी यादों को लेकर के एक प्रोग्राम मेमोइर्स के ऊपर करना चाहेंगे विभिन्न राजनेताओं के साथ या ब्यूरोक्रेट्स के साथ जो आपके अनुभव रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री कहीं पर है नहीं और वो यादों के सहारे ही बनती है। और जो लोग होते हैं आपके जैसे लोग, वो इस मसले में बहुत ही काहिल और आलसी होते हैं, जो अपनी यादों को संजोते नहीं, उनसे निकलवाना पड़ता है। तो मैं आपको एक बार फिर परेशान करूंगा उन यादों के लिए। लेकिन आप जैसे लोग हमारी पत्रकारिता में आए, इसके लिए आपको भी धन्यवाद, और भारतीय पत्रकारिता को भी धन्यवाद, जिसने एक नया आयाम टेलीविजन पत्रकारिता के सामने खोला, जिसे हम पट्टी जर्नलिज्म कहते हैं या रीजनल चैनल्स कहते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।